Namaskaram. Thank you very much, Aptaz, for inviting me over here for this special event, Punarvasu 2024, and the inauguration and Ayurgram 2.0 award ceremony. बच्चों में जो उत्साह था वो उत्साह इतना अच्छा था, मतलब वो उत्साह देख के हमें भी उत्साह आता था। जिस इंथुजियाज्म से आपने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैं पूरी आपताज टीम और हमारे प्रिय शरद कुमार जी जिनके कारण हम यहाँ पे आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रस्टी अरहंत कुमार जी और अभी जो व्यासपीठ के ऊपर से भी जो डिग्निटरीज थे, वैद्य कौस्तुभ उपाध्याय सर, वैद्य प्रसन्न राव सर, वैद्य श्रीनिवास सर, वैद्य प्रमोद कट्टी सर, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो हमारा स्पेशल इवेंट है, आज अभी पूरा दिन आप हमारे साथ होने वाले हैं। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी विथ मॉडर्न मशीन्स एंड प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन, ये पूरा जो एक दिन है वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्लान करेंगे। एक नॉलेज गेनिंग सेरेमनी, आप जिस प्रकार से इसको देखेंगे उस प्रकार से वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि जो जे वांछिल तोते लाहो, इसका मतलब जिसको जो चाहिए उसको वो आज मिलने वाला है। मेरे साथ हमारी पूरी टीम, मेरे प्रिय सभी लेफ्ट वेंट्रिकल में जो रहते हैं, ऐसे वैद्य विवेक जी, मेरे प्रिय वैद्य ओम प्रसाद जी आज यहाँ पे आए हैं। कादम्बरी मैडम भी है साथ में, वो भी आज आपके प्रोडक्ट्स प्रिपरेशंस मशीन्स लर्निंग लेंगे। डॉक्टर स्वप्निल है, साथ में मिस्टर जानी सर है। ये सभी आज प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन, मॉडर्न मशीन्स और ये जो एक अलग कंसेप्ट है केश आयुर्वेद और काया आयुर्वेद का, वो कंसेप्ट भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग तैयार हो गए हैं कुछ अलग कर्ण बस्ती लेने के लिए। आयुर्वेद में अगर श्रेष्ठ बस्ती कौन सा है, तो मुझे हमेशा लगता है कि कर्ण बस्ती ही सबसे श्रेष्ठ बस्ती है। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कर्ण बस्ती सबसे श्रेष्ठ है, तो आप सोच के देखिए, कर्ण बस्ती का जो भी आपको उल्लेख मिलेगा, जिस भी प्रकार से ग्रंथ में मिलेगा, आप जस्ट उसको कोरिलेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कर्ण बस्ती एकमात्र ऐसा बस्ती है जिसके कारण अपने प्रभु श्री राम जी को भी 14 साल का वनवास हो गया। कर्ण बस्ती एक ऐसा बस्ती है कि अगर वो उचित मात्रा में, उचित समय पे, उचित जगह पे अच्छी तरीके से दिया जाए तो आपके अंदर चेतना प्रभावित हो सकती है, आपका सत्व गुणोत्कर्ष हो सकता है। और अगर वो गलती से तीक्ष्ण या उष्ण गुण का हो गया तो ग्रंथ में इस प्रकार से बताया गया है कि मलमूत्र विसर्जन करने की ताकत भी कर्ण बस्ती में है। केवल एक श्लोक भेदनीय गण का अगर आप देखेंगे, अगर किसी चीज का आपको भेदन करना है और आपके पास वो द्रव्य भी नहीं है, तो आप रोगी को आपके सामने बिठाओ और केवल उसको बिठा के केवल श्लोक का उच्चारण जोर जोर से करो, अर्करंड चित्रा चित्र जिर्बिल्व शंखीणी सरला, तो बैठे बैठे ही भेदन हो जाएगा। किसी का भेदन भी करना है तो भेदनीय गण आपको वहां पे उच्चारण करना है। इतना ही नहीं, किसी का जीवन करना है तो जीवनीय गण का उच्चारण भी आप उचित उस श्रृंखला से करेंगे तो उसका जीवनीय कार्य हो जाएगा। हमारे ग्रंथ की बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी हम अरहंत सर और हम बात कर रहे थे, अभी उनके जो बुक का प्रकाशन हो गया, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो पता चला, हम जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो रिसर्च है कि आयुर्वेद कौन सी लैंग्वेज में था। रिसर्च इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि आयुर्वेद कौन सी लैंग्वेज में था। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे चला गया, बहुत सी शॉकिंग सी चीज़ें सामने आने लगी है, और प्रश्न तो यहाँ तक आ जाता है कि भाषा पहले थी या आयुर्वेद पहले था। आयुष वेदा आयुर्वेदा जिसको हम कहते हैं, वो पूरा आयुर्वेद हम सब में है। मनुष्य प्राणी छोड़ के किसी भी प्राणी को कैसे जिया जाता है वो सिखाया नहीं जाता है।
मतलब हर कोई प्राणी आयुर्वेद सीखता है, सीख रहा है, अपने आप से ही अंदर से ही उसको आ जाता है। आयुर्वेद सहज प्रज्ञा से उत्पन्न होता है। अब जो हम आयुर्वेद सीख रहे हैं ना, वो कृतक प्रज्ञा से सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सहज प्रज्ञा और कृतज प्रज्ञा में। सहज प्रज्ञा जो होती है वो हमको आयुर्वेद इंटरनली आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियण इंद्रिया तस्य अर्थेण ततो ज्ञानम उपलभ्यते के माध्यम से सिखाता है। और इसलिए आयुर्वेद की शुरुआत भी ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मजिग्रहत से होती है। मतलब ब्रह्मा जी को भी आयुर्वेद का स्मरण करना पड़ा। आयुर्वेद कृत्वा ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। चरक जी भी जब इसके बारे में बात करते थे तो वो इस प्रकार से बताते कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामहा। बुबुदे की अगर आप टीका देखेंगे और पढ़ेंगे तो चक्रपाणी जी बुबुदे का अर्थ लिखते हैं बुबुदे इति न कृतवान। मतलब जो निर्माण नहीं किया गया है, जो स्मृत्वा कैटेगरी से आया है, वो आयुर्वेद है। तो बच्चों को मेरा एक हमेशा सवाल होता है कि आप आपके दादा दादी को देखो, नाना नानी को देखो, उनको आपसे ज़्यादा आयुर्वेद आता है। तो आयुर्वेद हम सीख रहे हैं लेकिन उनको आयुर्वेद ज़्यादा आता है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो सभी आयुर्वेद की दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करते हैं, और हम आयुर्वेद की दिनचर्या ऋतुचर्या केवल कंठस्थ कर रहे हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा दिन सूर्योदय के बाद शुरू होता है। अगर सूर्योदय 6 बजे है और हम 8 बजे उठते हैं तो हम 2 घंटे का दिवा स्वाप कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहीं पे प्रज्ञापराध शुरू कर रहे हैं। दिवा स्वाप का मतलब दोपहर का स्वाप नहीं है। सुबह भी अगर हम 8 बजे उठते हैं तो हम डेली 2 घंटे का दिवा स्वाप कर रहे हैं। और वाग्भट जी कहते हैं सुबह सुबह उठने के बाद क्या करना है। वाग्भट जी कहते हैं शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्तथा। मतलब सभी चिंताओं को छोड़ के सबसे पहले चिंताओं को छोड़ना है और बाद में बाकी के विधि करना है। मलावष्टंब से पहले मनावष्टंब निकालने को वाग्भट जी कहते हैं। अभी तो सब लोग मनावष्टंब ही इतना लेके बैठे हैं कि शुरू कहाँ से करें, दिन की शुरुआत कहाँ से करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। दिनचर्या में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, दिनचर्या में बताया गया है कि शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलेत। अभी उपाध्याय सर ने पूछा था कि रोज आप अभ्यंग करते हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि हम सच में अभ्यंग करते हैं कि नहीं है। उस अभ्यंग में भी सबसे पहले बताया गया है कि शिरः श्रवण पादेषु, कम से कम शिर प्रदेशी रोज 4-4 बूंद तेल का अभ्यंग होना चाहिए। जो अपना आज का विषय है ट्राइकोलॉजी का, रोज 4 बूंद तेल के हम नहीं लगा रहे हैं। जो डेली नरिशमेंट बताया है बालों के लिए वो हम नहीं दे रहे हैं। हम ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सी माता भगिनी मुझे देख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। वो भी अभी सोच के देखिए आप दिनचर्या करते हैं या संडे चर्या करते हैं। अब जब ऑयल लगाने की बात आती है तो सबने उसको संडे चर्या में डाला है। 8 दिन अगर आप आपके बच्चे को भी भूखा रखेंगे और 8वें दिन आपको छुट्टी है इसलिए बोलेंगे कि आज जितना खाना है जी भर के खा ले, तो चलेगा? उसकी वृद्धि हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार से एक छोटा सा बेबी होता है उसी प्रकार से आपके बेबी हेयर होते हैं। उनको भी धीरे धीरे 4-4 बूंद डेली ऑयल का नरिशमेंट का जरूरत होता है। इसलिए वाग्भट जी कहते हैं शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलेत, और ये रोज होना चाहिए। अब जो संडे चर्या पालन करते हैं उनको संडे बाल धोने नहीं होते हैं, उनको ऑयल धोना होता है। तो जो काम एक शैम्पू की पुड़ी से हो सकता है इसलिए उनको 2-2 शैम्पू की पुड़ियाँ लगते हैं। और आप तो आयुर्वेद के ज्ञानी हैं सब। अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश, हमने देखा है, पढ़ा है। आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। बोलिए जोर से मेरे साथ, मुझे आवाज आना चाहिए। आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। और जोर से, आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। थोड़ा और जोर से, आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। क्या बात है। तो थोड़ा सा आयुर्वेद का मैथ समझ लेते हैं। अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश, हमको पता है अस्थि से ही केश की उत्पत्ति होती है।
तो अस्थि की वृद्धि हो जाएगी तो केश की भी वृद्धि हो जाएगी। एंड अस्थि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, मतलब वात और अस्थि का आश्रय संबंध है। वात बढ़ गया तो अस्थि कम हो जाएंगे। हमने ये भी देखा है कि तेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, मतलब अगर तेल का कोई अच्छा मेडिसिन, वात का कोई अच्छा मेडिसिन है तो वो क्या है, तैल है। मतलब पूरे प्रोपोर्शन को एक साथ ले लीजिए, अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश, केश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, वात इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तेल। आप पूरा लॉजिक समझ पाएंगे। जो फोम क्रिएट करते हैं शैम्पू बनाने के वक्त, वो जो फोम है वो वात का प्रतीक है। उसमें वात जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक फोम बनता नहीं है। क्षेप्ता बहिर्मलानाम, ऐसे वात का वर्णन आ जाता है। कोई बाह्य मल अगर आपको क्लीन करना है तो वात की ज़रूरत होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप फोम क्रिएट करेंगे उतना वात ज़्यादा बढ़ता है। जितना वात ज़्यादा बढ़ेगा उतने बाल कम हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा फोम उतने कम बाल। हम मराठी में बहुत बार कहते हैं की जेवढे जास्त केस, जेवढा जास्त फेस तेवढे कमी केस। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, प्रोपोर्शंस को समझो, आयुर्वेद के मैथमेटिक्स को समझो। आपको पूरा आयुर्वेद भक्षे दंत पवनम दांत मांसान्य बाधन ग्रंथ में ऐसा क्यों कहा है, दंत पवन का भी भक्षण करना है, क्योंकि अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दंत। अस्थि के ही दो मल है, केश और दंत, एक काला है और एक गोरा है। कभी भी किसी माँ को दो बच्चे होते हैं ना, तो दूसरा जो होता है ना वो थोड़ा हटके ही होता है। रसवह स्रोतस को भी दो है, एक है रज और दूसरा है स्तन्य। स्तन्य हमेशा शीत वीर्य का होता है और रज हमेशा उष्ण वीर्य का होता है। आयुर्वेद के मैथमेटिक्स समझो, आप आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इंजॉय भी कर पाओगे। तो चलिए आज के व्याख्यान को हम शुरुआत करते हैं। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा एंड डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हमें आयुर्वेद जब हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि आयुर्वेद बोर नहीं है, कतई बोर नहीं है। 51 ऋषिमुनि, 51 ऋषिमुनि हिमालय पार्श्वे हिमवता शुभे, हिमालय के यहाँ पे जुड़ गए थे। 51 ऋषिमुनि आए थे। आज मुझे लग रहा है कि 81 टीम्स डिफरेंट जगह से आई है आयुर्ग्राम के, और बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पे 1000 लोग आए हैं। उस समय भी जो आयुर्वेद की सबसे पहली और बेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, 51 ऋषिमुनि वहाँ पे पार्श्वे हिमवता शुभे वहाँ पे आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे। आप उनके आयु का अंदाज़ा लगाइए, किसको उग्र तपा, किसी को तपस्वी, इस प्रकार की उपाधियाँ थीं। और आके डिस्कशन क्या चल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफिक लिबर्टी ले लूँ और उस ज़माने का जो डिस्कशन है वो आज के लैंग्वेज में अगर मैं डालूँ, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस कैसे चलती है, आपके यहाँ पे मॉडर्न साइंस अलाउड है, हमारे यहाँ तो हमारे स्टेट में नहीं है। ऐसा चल रहा है। 51 ऋषिमुनि अलग अलग स्टेट से आए हैं। आप सोचो समझो क्या क्या डिस्कशन हुआ होगा। डिस्कशन केवल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, वो डिस्कशन करके आगे बोलते हैं कि अगर हमें कुछ नया करना है प्रैक्टिस में तो थोड़ा इंद्र के पास जाके थोड़ा और एडिशनल सीखना पड़ेगा। जो भी ज्ञान अभी है हमारे पास वो पर्याप्त नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष से आ गए 51 ऋषिमुनि, और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी क्या करें। तो कोई उनको बता देता है कि नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करने के लिए हिमालय के उस तरफ जो इंद्र जी बैठे हैं उनके पास जाना चाहिए। मैं थोड़ी सी क्षमा मांग के सिनेमेटोग्राफिक लिबर्टी लेके आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ बता रहा हूँ वो संहिता से, संहिता के बाहर कुछ नहीं है। चरक संहिता आप पढ़ के देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो बोलते ठीक है जाते हैं, लेकिन कौन जाएगा हम में से। एक बोलता है यार कॉन्फ्रेंस को तो जाना था लेकिन कॉलेज वाले छोड़ ही नहीं रहे। दूसरे कहते हैं हमें भी करना था वीडियो वगैरह, लेकिन हमारे कॉलेज में परमिशन ही नहीं दी। ऐसे उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। 51 ऋषिमुनि वहाँ पे बैठे हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, तो घर वाले भी छोड़ने चाहिए ना। किसके घर वाले भी छोड़ते नहीं होंगे, पता नहीं है किसको क्या प्रॉब्लम आता होगा। लेकिन भारद्वाज ऋषिमुनि बोले कि मैं जाऊँगा। अगर ज्ञान लेना है तो आपको लाइफ में क्या करना है। जैसे इस 51 ऋषिमुनि ने, किसी ने उनका नाम सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने खुद बोला था कि मैं जाऊंगा। वैसे लाइफ में आपको अगर कुछ अचीव करना है तो खुद भारद्वाज बनना है।
आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको खुद भारद्वाज बनना है। तो वो बोले कि मैं जाऊंगा। सब लोग कहते हैं ओके। अब भारद्वाज जी जाने के लिए तैयार है, बाकी के लोग ओके बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है, लेकिन सब बोलते हैं आने के बाद हमें एज इट इज सिखाने का आयुर्वेद, जैसा है वैसा सिखाने का। अगर ये मान्य है तो ही आप जा सकते हैं। वो कहते हैं सिखाऊंगा लेकिन आपको कॉन्ट्री निकालनी पड़ेगी। शायद पता नहीं, लेकिन कॉन्ट्री निकाली होगी। सब लोग कॉन्ट्री निकालते हैं। भारद्वाज ऋषि मुनि जी का पासपोर्ट निकालते हैं, वीज़ा निकालते हैं, एयर टिकट निकालते हैं, स्टैंप लग जाता है और भारद्वाज ऋषि मुनि इहलोक से परलोक आयुर्वेद सीखने के लिए जाते हैं। चरक संहिता में उल्लेख है कि 2 लोक होते हैं, इहलोक होता है, परलोक होता है। इंद्र जी परलोक में बैठे हैं, वो वहाँ पे आयुर्वेद सिखा रहे हैं। भारद्वाज ऋषि मुनि वहाँ पे आयुर्वेद सीखने के लिए गए हैं। हु इज द फर्स्ट फॉरेन रिटर्न डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा? भारद्वाज ऋषि मुनि। और हम झगड़ा करते बैठे हैं कि आयुर्वेद इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, रशिया का है, नेदरलैंड्स का है और कहाँ का है। आयुष्य वेद आयुर्वेद है, जिसको जीना है उसका आयुर्वेद है। अगर कोई एलोपैथिक प्रैक्टिशनर गुरुजी के ऊपर काम करता है तो आयुर्वेद उसका भी उतना ही है। कोई हल्दी के ऊपर काम कर रहा है तो आयुर्वेद उसका भी उतना ही है। तो आप लोग आएंगे बोलेंगे, कुछ लोग बहुत बड़े प्रैक्टिशनर होते हैं, उनके पास आयुर्वेद की डिग्री भी नहीं होती है और आप फिर कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट को उनका नाम भेजते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता उनका, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका हूं। आयुर्वेद की दृष्टि क्लियर है, आयुर्वेद के विचार क्लियर हैं। आयुर्वेद शाश्वत है, हम सब नाशवंत है। नाशवंत ने शाश्वत की सेवा करनी चाहिए। आयुर्वेद कहता हूं मैं तो कल्प वृक्ष हूं, जो भी मेरी सेवा करेगा मैं उसका हूं। उस जमाने में तो डिग्री नहीं थी, वरना अभी उपाध्याय जी सर थे, आयुष से थे। अगर आयुष डिपार्टमेंट मन में लाए तो भारद्वाज ऋषि मुनि को भी अभी डिबार कर सकते हैं। केवल डिग्री की बात की जाए तो डिग्री से चलता नहीं है। जो मैंने अभी कहा आपको, आपकी नानी को, आपको दादी को आपसे ज्यादा आयुर्वेद आता है। आयुर्वेद उसका है जो करेगा उसका है, जो दिल से करेगा उसका है। आयुर्वेद एक कल्प वृक्ष है। हम सब भाग्यवान हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। यहाँ पे भगवान का झूठा नाम लिया तो भी मिलता है। तो सोचो, दिल से सोचो, अगर भगवान का सच्चा नाम आप लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। इसी प्रकार से आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद का आप झूठा नाम लेंगे तो भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने मन से पूछो कि आप अगर सच्चे दिल से आयुर्वेद का नाम लेंगे तो आपको आयुर्वेद क्या क्या देगा। आयुर्वेद बहुत कुछ देगा, सब कुछ देगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ आयुर्वेद आपको देगा। बस आयुर्वेद को नेशनली इंटरनेशनली प्रेजेंट करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा देश है उस प्रकार से उसका शास्त्र डेवलप हो जाता है। कोई भी जो शास्त्र होता है उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो आज के ज़माने के जो भी शास्त्र है उनके लॉजिक्स में आप आयुर्वेद उनको कैसे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा। अगर हम आयुर्वेद की उन्नति चाहते हैं तो हर एक कंट्री में जाने के बाद उस कंट्री के साइंटिफिक वैलिडेशन के तरीके से हमें आयुर्वेद वहाँ पे समझाना पड़ेगा। जब मैं रशिया गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, नीदरलैंड्स गया था, जर्मनी, दुबई, लंदन, सब जगह पे जब मैंने देखा वहाँ पे उनका लोकल आयुर्वेद है, लोकल चिकित्साएं हैं। बहुत दूर क्यों, अपने नज़दीक का देश देखिए, चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस है, सबसे बढ़िया, सबसे ऊपर उन्होंने उसको कल्टीवेट किया है। तो हमने हमारे दिमाग से निकालना चाहिए कि आयुर्वेद केवल भारत का है। क्योंकि जो नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में हम चर्चा करते थे और पूरे देश विदेश से उस जमाने में लोग वहाँ पे सीखने के लिए आते थे, तो जो सीख के जाते थे वो क्या करते थे, अपने अपनी कंट्री में जाके उन्होंने भी तो आयुर्वेद को बचाया है, अपने अपनी लैंग्वेज में बचाया है। अभी हमने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में एक बुक का इनॉग्रेशन किया। तो हर एक लैंग्वेज में आयुर्वेद जीवित है, हर एक व्यक्ति में आयुर्वेद जीवित है, हर एक देश में आयुर्वेद जीवित है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने समझना चाहिए।
केरलियन आयुर्वेद अलग, महाराष्ट्रियन आयुर्वेद अलग, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग। इस श्रृंखला से भी हमने बाहर निकलना चाहिए। आयुर्वेद केवल आयुर्वेद है, आयुषो वेदा आयुर्वेदा है। हमने हर एक चीज़ का आयु अथा तो दीर्घम जीवितीय मध्याह्न व्याख्यास्यामः, तो दीर्घ जीवित कैसे रहना है, अच्छा कैसे रहना है, इसके ऊपर देखना है। आदरणीय जमदग्नि सर हमें हमेशा कहते थे कि वाग्भट को लेके पहले श्लोक से लास्ट के श्लोक तक आपका जो भी प्रयोजन है वो प्रयोजन आप इस दीर्घम जीवितीय के श्लोक में डालो और पूरा वाग्भट आप उस दृष्टि से पढ़ो तो आपको एक नया आयुर्वेद मिल जाएगा। वैसे हमने प्रयास किया। अथा तो दीर्घम जीवितीय मध्याह्न व्याख्यास्यामः को हमने केश के आयु के लिए डाला, श्लोक बन गया अथा तो केशायुष कामी अध्याय व्याख्यास्यामः। तो केश का आयुष्य अगर आपको बढ़ाना है तो आपको केश आयुर्वेद पढ़ना है। यही केश आयुर्वेद मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो व्हाई इट इज सो स्पेशल? केश आयुर्वेद इज सो स्पेशल बिकॉज दिस इज द परफेक्ट सूत्र विस्तार ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास फ्रॉम द बृहत्त्रयी। कुछ अलग नहीं है, जैसे काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिताः, जिस प्रकार से वो अलग अलग अंग आयुर्वेद के ही हैं। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा बगीचा है। अब जो भी मैंने प्रस्तावना की है उसमें आपको समझ में आया होगा, एक बहुत बड़ा बगीचा है। इस बगीचा में से आप जो फूल आपके लिए है वो आप बस इकट्ठा करके लेके आ रहे हो। तो काय चिकित्सा के, बाल चिकित्सा के, ऊर्ध्वांग चिकित्सा के, ग्रह चिकित्सा के फूल आपने इकट्ठा किए तो वो आयुर्वेद बन गया। उसी प्रकार से केवल केशायुष काम्य के फूल इकट्ठा करते हैं तो केशायुर्वेद बन जाता है, और स्किन के लिए इकट्ठा करते हैं तो त्वक आयुर्वेद या काया आयुर्वेद बन जाता है। तो मैं आज चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं या रिसर्चर्स बैठे हैं, वो ये व्याख्यान सुनते समय आपके मन में जो भी है, आगे जाके आपको गर्भायुर्वेद बनाना है, यकृत आयुर्वेद बनाना है, कंठ आयुर्वेद बनाना है, नेत्र आयुर्वेद बनाना है, केवल श्वेत्र आयुर्वेद भी आपको बनाना है, तो एक परफेक्ट मेथोडोलॉजी में आज आपको देके जाऊंगा। बस वो अनुक्रमणिका आपके सामने रखो, उसका सूत्र विस्तार करो, एक बुक आप अच्छे से लिखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करो। आप कतई ही फेल नहीं होंगे। इतना द बेस्ट है। दिस इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंशिएंट साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। दिस इज द परफेक्ट सक्सेसफुल रिसर्च मॉड्यूल। तो अभी जिन्होंने परिचय दिया उन्होंने भी आपको बताया कि 2022 का बेस्ट आयुष स्टार्टअप अवार्ड विथ हैंड्स ऑफ रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी जी हमें केश आयुर्वेद को मिला। थैंक्स फॉर दैट। नेक्स्ट, तो एक सूत्रों का सूत्र विस्तार है। ए टिपिकल पैटर्न, जैसे मैंने आपको कहा कि आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स, 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11। एक टिपिकल पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। जो भी नोट्स निकाल रहे हैं लिख के रख सकते हैं कि आपको 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11 इस पैटर्न से जाना है। क्योंकि आप भी आयुर्वेद पढ़े हैं, BMS के फर्स्ट ईयर को कुछ होंगे, कुछ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर्नशिप, MD, PhD। देखो आयुर्वेद जो हमें मिला ब्रह्म संहिता में से वो कितने श्लोकों का था? 1 लाख श्लोकों का था, है ना। और जो चरक संहिता हमारे हाथ में आई वो कितने श्लोकों की है? 12,000 श्लोकों की। तो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर इनडायरेक्टली आयुर्वेद के बिजनेसमैन होते हैं, उनको ट्रेनिंग ही मिला है 1 लाख के 12,000 कैसे बनाने का। उनको ट्रेनिंग ये नहीं मिला कि 12,000 के 1 लाख कैसे बनाना है। ट्रेनिंग उल्टा हो गया, 1 लाख के 12,000 कैसे बनाने। ऊपर से 12,000 श्लोकों की ये चरक संहिता लेके फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आते हैं, हम अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाते हैं, सर इसमें से इम्पोर्टेंट श्लोकों को टिक करके दे दो। तो 12,000 के झट से 200 हो जाते हैं, एकदम 200। अब धीरे धीरे एग्ज़ाम और नज़दीक आती है, 200 श्लोक भी कंठस्थ होते नहीं है। हम किसी नेक्स्ट सीनियर को, जो जिसको भी हम थोड़ा रीचेबल आइडॉल समझते हैं, ऐसे सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर को बोलते हैं कि एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गई है, टेंशन तो काफ़ी बढ़ गया है, अब आप कुछ तो करो। वो बोलते कि 200 करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 100 श्लोक काफ़ी है, बस वो टिक करके 100 देता है। एग्ज़ाम और नज़दीक आती है, इतना भी अभ्यास हुआ नहीं है, फिर भी हमारे रूम पार्टनर में से एक रूम पार्टनर ऐसा होता है कि उसको कोई टेंशन नहीं है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, खुशहाल है, कोई टेंशन नहीं। हमें 100 श्लोक करके टेंशन आ रहा है, तो हम उसको जाके बोलते हैं कि भाई जितने भी श्लोक कंठस्थ किए थे सब भूल गया हूँ,
कल एग्जाम में क्या होगा कुछ पता नहीं है, कुछ तो ट्रिक दे दे। वो बोलता है चिंता ना कर वत्स, बस 5 श्लोक याद रख। वायु पित्तम कपश्चेति त्रयोदशा समासता, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियश्चेति स्वस्थिति विधीयते सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। और 2 श्लोक वो बोलता है कुछ भी आए, कुछ भी आए लिखना यही है। और आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में मिला हुआ ये शाश्वत ज्ञान उसको इतना प्रभावित करता है, इतना प्रभावित करता है। कट्टी सर एग्जाम के लिए जाते हैं, उनको पूछो इसी 5 श्लोक के ऊपर बच्चे फर्स्ट ईयर भी निकालते हैं, सेकंड ईयर भी निकालते हैं, एमडी भी निकालते हैं, पीएचडी के थीसिस में भी यही पढ़ने को मिलता है। सही है ना सर? पीएचडी के थीसिस तक यही बाल कड़ू जो होता है आयुर्वेद का, ये मिल जाता है क्योंकि वो शाश्वत है। शायद भारद्वाज ऋषि मुनि जी भी इंद्र जी के पास 1 दिन की कॉन्फ्रेंस करके आए, 8 दिन का कोई कोर्स करके आए, 4.5 साल का बीएमएस पढ़ के आए, 1 साल की इंटर्नशिप इंद्रलोक में वहाँ पे की या यहाँ आके की, हमें कुछ पता नहीं है, वो रिसर्च का भाग है, रिसर्च करना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन जो कुछ लेके आए वो सूत्र रूप में लेके आए, ये पक्का था। जो कुछ लेके आए वो क्या लेके आए? सूत्र रूप में लेके आए। और आने के बाद जो भी किया है वो केवल सूत्र विस्तार है। तो सूत्र विस्तार की कला इस प्रकार से है कि वो पहले अध्याय में ही बोलते हैं वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदशा समासता, मतलब वात पित्त यही दोष है, समासता सब यही है। अब हमें तो वो सूत्र विस्तार आता नहीं, तो हम प्रश्न पूछने लगते हैं उनको कि कहाँ कहाँ पे। फिर वो आगे जाके आपको बताएंगे कि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषता। तो फिर ये स्पेसिफिक स्थान क्यों बताए? वो बोले हमने पहले ही आपको बताया था कि सब जगह पे है, आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया। तो भगवान कहाँ पे है आपने पूछा था, हमने बताया था कि भगवान सब जगह पे है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ अभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ। तो ये अलग अलग स्थान जो दिए हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग जैसे दिए हैं, अष्टविनायक जैसे दिए हैं, तो अलग अलग जाके आपको वो देख के आना पड़ता है, तब तक उसका ज्ञान आपको होता नहीं है। फिर घूम के आने के बाद पता चलता है कि सब जगह पे। यही तो सूत्र विस्तार है। इसलिए अगर हमें शास्त्र को बढ़ाना है तो सूत्र विस्तार की कला हमने सीखनी चाहिए। क्यों बताया, क्या बताया वो देखना चाहिए। हेतु लिंग औषध का सूत्र, दोष धातु मल का सूत्र, पंचमहाभूत का सूत्र, षड्रस का सूत्र और एकादशविध परीक्षण भाव का सूत्र, मतलब 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11, इसमें पूरा आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट, so why we need this? So for today's, the first motto for today is diagnostic value addition and treatment value addition. जब तक हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यू एडेड नहीं होता तब तक हमारा ट्रीटमेंट वैल्यू एडेड नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि चरकत्सु चिकित्सिते, तो केवल चरक जी चिकित्सा में श्रेष्ठ नहीं है, वो निदान में भी उतने ही श्रेष्ठ है, इसलिए वो चिकित्सा में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन में श्रेष्ठ हो नहीं सकता वो कदापि चिकित्सा में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। चरक जी का डायग्नोस्टिक सिस्टम बेस्ट है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट बेस्ट है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे साथ आप सब लोग जोर से बोलेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन ऑलवेज लीड्स टू ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन। हमेशा याद रखिए, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन ही ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन को जन्म देता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन थ्रू instrumentation and visualization based techniques without changing the Ayurvedic principles. आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बिना चेंज किए उस जमाने के जो आप्त थे वो क्या कहते थे? आप्तः अस्ति सत्यम वक्षन्ति ते कस्मत् असत्यम मोक्षो नीरजस्तमः। रजो और तम गुण से निर्मुक्त है वो सत्य ही बात करेंगे, असत्य क्यों कथन करेंगे ना। और वो उस समय भी आपको बोलते थे कि जो भी उस समय का पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त शास्त्र है, उनको यूटिलाइज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करो। और आज के भी आप तो क्या कह रहे हैं?
आपताज। हाँ, आज के भी आपताज क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि गांव गांव जाओ, चरक जैसा बनो, गली गली घूमो, लोगों को आयुर्वेद बताओ, क्या क्या है उनके पास वो देखो, और क्या करो, यूट्यूब पे डालो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करो, विदाउट चेंजिंग द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बिना चेंज किए उनको आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपके पास पहुंचाने का कार्य आजकल के आपताज कर रहे हैं। वही तो नीडेड है। इन आप्त लोगों ने जो कुछ कॉन्फ्रेंस रखी है, उस कॉन्फ्रेंस की बदौलत इस माइक से एम्प्लीफिकेशन होके मेरा आवाज आप तक आ रहा है। इस स्क्रीन को देख के आप आयुर्वेद सीख रहे हैं। मतलब जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन आप आयुर्वेद सीखने के लिए और आयुर्वेद के प्रिंसिपल सीखने के लिए कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है, वो किसी की है नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस तो आयुर्वेद के टेक्नोलॉजी में हुए हैं। चरक जी, सुश्रुत जी और वाग्भट जी आप पढ़िए, आपको हर समय टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे। कमल नाल डाल के स्टमक वॉश की विधि सुश्रुत जी बताते हैं, लेकिन वो स्टमक वॉश किसी अलग नाम से आजकल हम सीख रहे हैं। तो हमने अपनी विजन चेंज करनी चाहिए। उस समय जो चीज़ थी उसको इस्तेमाल करके जो बेस्ट कार्य करना है वो किया है। केवल इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से, साधन चेंज होने से साध्य बदलता नहीं है। साधन तो बदलेंगे ही, वो हर एक ज़माने में उस ज़माने के जो सुयोग्य साधन है वो यूटिलाइज होंगे। हमें साध्य तक पहुंचना है। विचार आयुर्वेदिक होने चाहिए, विचार आयुर्वेदिक होने चाहिए। इसलिए हमने आयुर्वेद के सिद्धांतों को ध्यान में रख के जस्ट बाय डूइंग द सूत्र विस्तार मीन्स डिकोडिंग द कोड लैंग्वेज ऑफ आवर ग्रंथास एज पर द नीड ऑफ करंट इरा। जो भी अभी की ज़रूरत है उस प्रकार से आपने ये लेना चाहिए। सभी के पास मोबाइल है, 2-4 गाने तो आप ऐसे ही सुनते हैं डेली। आयुर्वेद की पूरी संहिता कान में डालो, रोज कर्ण बस्ती ले लो सुबह सुबह। अच्छा कर्ण बस्ती आपके पूरे श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। अलग अलग श्लोक, आप जितने भी श्लोक कंठस्थ करना चाहते मोबाइल में डाल के रखो। मेरा व्याख्यान भी बोर हो गया तो वहाँ पे बैठ के कान में डालना, बस श्लोक कंठस्थ करना है। तो कॉलेज में भी आप गए तो कभी ये नहीं कहना है कि इसका व्याख्यान पसंद नहीं आया, उसका व्याख्यान पसंद नहीं आया। आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, जो भी चाहिए वो टेक्नोलॉजी यूज करके आप उसमें से जो बेस्ट अच्छा आपका टाइम का यूटिलाइजेशन है वो कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक फॉर द क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। बदल करना है तो खुद में सबसे पहले करना है और शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होती है। आयुर्वेद हमें सबसे पहले अगर कुछ सिखाता है तो सुंदर जीने को सिखाता है, मरने के लिए नहीं सिखाता। और हम कहाँ अटके हैं आज फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में? आत्मा हमारे पास है कहाँ? दिया है किसी को तो पड़ोसन को, फर्स्ट ईयर में ही, सेकंड ईयर में ही। सर जी आपको बता देता हूँ, बच्चे जैसे ही फर्स्ट ईयर को आते हैं ना, वो इसी ख्याल में डूब जाते हैं कि मेरा आयु बढ़ाने वाला कोई द्रव्य मुझे मिलेगा क्या। प्यार का और धातुओं का पोषण एक ही जैसे होता है ग्रंथ में, केदारी कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय और खले कपोत न्याय से। जो फर्स्ट ईयर में आते हैं फ्रेंड्स बनते हैं, सेकंड ईयर में आके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, थर्ड ईयर में बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, फोर्थ ईयर में बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, हम फ्रेंड से कैटेगरी में जाते हैं और आगे जाके फिर लवशिप हो जाती है, फिर शादी हो जाती है। इनका जो पोषण है वो केदारी कुल्या न्याय से होता है। अब सेकंड ईयर में गए हैं और फर्स्ट ईयर में कोई फूल आ जाता है तो इनको लव एट फर्स्ट साइट होता है। इसको ग्रंथ में कहा गया है सर्वात्म परिणमन, मतलब जो भी आत्मा था पूरा का पूरा दे दिया उसी समय। कबीर सिंह ही बन गए, ये पूरा सर्वात्म परिणमन हो गया इनका। इसको कहते हैं सर क्षीर दधि न्याय। पूरा का पूरा जो क्षीर था वो पूरा के पूरे दधि में कन्वर्ट हो गया। डरो मत, जिनके लाइफ में दोनों न्याय आए नहीं है
4.5 साल हो गए, एमडी भी खत्म होने को आई सर, लेकिन अभी तक ना केदारी कुल्ला हुआ है ना क्षीर दधी हुआ है। उनके नसीब में ग्रंथकर्ताओं आगे का न्याय लिख के रखते हैं, खले कपोत न्याय। आपको एक भारत मैट्रिमोनी जैसा खल देखना है उसमें आपका बायोडाटा डाल के रखना है। पक्षी तो बैठे ही है, मेरे जैसा बायोडाटा कब आता है देखने के लिए, उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। दुर्भाग्य की बात तो आजकल प्रोपोर्शन रेशो सर इतना चेंज हो गया है कि कुछ लोगों के नसीब में ना केदारी कुल्ला न्याय है, ना क्षीर दधी न्याय है, ना खले कपोत न्याय है, उपस्नेहन न्याय से ही काम चला रहे हैं। कुछ रखा नहीं है आयुर्वेद में। प्यार का अगर पूरा ग्रंथोक्त वर्णन आपको पढ़ना है तो आप सुश्रुत संहिता पढ़िए, स्नेह विधि को समझिए। स्नेह इतना जबरदस्त वर्णन किया है, क्या आपको पता है कि सुश्रुत जी 3 प्रकार का प्रीति वर्णन करते हैं? अस्थि प्रीति, मज्जा प्रीति और शुक्र प्रीति। सुश्रुत जी बताते हैं अस्थि प्रीति जो है वो पिता समान है, पिता समान है, कनखर होती है। प्यार तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा कनखर होते हैं, कठिन होता है, गुरु होता है। मज्जा प्रीति जो होती है वो माता समान होती है, गुरु समान होती है। प्यार भी वो करते हैं लेकिन स्नेह भाव भी उसमें और अधिक है। और शुक्र प्रीति जो होती है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। स्नेह का जो परिणमन है, लेकिन फर्स्ट ईयर को जैसे ही हम आते हैं हमारे पास क्रिया शारीर के डिपार्टमेंट में एक बोन सामने रखा जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि धातु पहचानिए और गुण लिखिए। हम धातु लिखते हैं अस्थि और गुण लिखते हैं रुक्ष। मरा हुआ अस्थि क्या देखते हो? जीवंत अस्थि देखो। रस अगर 1+ स्निग्ध है तो रक्त 2+ स्निग्ध है, मांस 3+ स्निग्ध है, मेद 4+ स्निग्ध है और अस्थि 5+ स्निग्ध है। मज्जा 6+ स्निग्ध है और शुक्र 7+ स्निग्ध है। ग्रेडेशन देखो, फिर आपको पता चलेगा कि अस्थि रुक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमने वात का आश्रय, वात रुक्ष है, अस्थि नहीं है। इसलिए छोटी छोटी संकल्पनाएं अगर हम अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो जो आजकल वो टीवी में ऐड आ जाती हैं कि एक लड़की है वो फॉरेन से फ्लाइट लेके आ रही है और उसकी नानी उसको उठाने की कोशिश करते, तब तक उसके पीठ में दर्द हो जाता है और एक कैल्शियम टैबलेट की ऐड वहाँ पे आ जाती है। वो ऐड चेंज होके स्निग्ध गुण की ऐड वहाँ पे आनी चाहिए और कोई तो आके वहाँ पे बोलना चाहिए कि यहाँ पे कैल्शियम कम नहीं हुआ है, अस्थि का क्षय हुआ है, वात का प्रकोप हुआ है, आपको कैल्शियम की नहीं तेल की ज़रूरत है। आप विचार चेंज करो। आपको मार्केट में जाना है, आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 सूत्रों के ऊपर ही काम है पूरा शास्त्र का। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषधि सूत्र, बस 3 सूत्रों के ऊपर ही काम है। कोई भी जो हेतु आपको दिखते हैं सभी को आपको केवल 3+7+3 के पैटर्न में डालना है, बस इसी 3 के पैटर्न में कोई भी हेतु आ जाए। ग्रंथ का एक सिंक्रोनाइजेशन आप समझिए। पूरा जो ग्रंथ है वो सिस्टमैटिक मैटर से लिखा है। कहीं पर भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ग्रंथकर्ताएं सूत्र छोड़ते नहीं हैं। तो कोई भी जब हम हेतु सीखते हैं, व्यायाम, अपतर्पण, प्रपतन, भंग, क्षय, जागर, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वात प्रकोप, यही आपको सीखने को मिलेगा। कोई भी लक्षण आप देखते हैं, कफात अन्नात अरुचिर भवेत, पित्तात नयनोर्धाहा, जृंभात तीर्थम समीरणात, कोई भी लक्षण जो है उस लक्षण का जो एंड रिजल्ट है वो वात का लक्षण है, पित्त का लक्षण है या कफ का लक्षण है, इसी प्रकार से वो आपको सिखाते हैं। और कोई भी जब औषधि सिखाने की बात आती है तभी भी आप कौन सी भी वनस्पति निकाल के देखिए, द्रव्य गुण के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं वो भी देखिए, हर एक वनस्पति में वातग्न है, पित्तग्न है या कफग्न है वो पहले बताते हैं। उसका रसवीर विपाक बताते हैं, धातु का गामित्व बताते हैं, उसी के साथ वो मल के ऊपर क्या कार्य करती है वो बताते हैं। इसका मतलब पूरा जो ग्रंथ है वो 3 दोष, 7 धातु और 3 मल, इसी के आधार पर हेतु का भी है,
लक्षण का भी है और औषधि का भी है। तो उतना तो हमें सीखना है, उसका एक सिंक्रोनाइजेशन करना है। नेक्स्ट, अगर हम वो सीखेंगे और सिंक्रोनाइजेशन करना शुरू करेंगे तो हमें दो प्रकार की परीक्षा विधि ग्रंथ में मिलते हैं। एक है रोग परीक्षा और दूसरी है रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा भी करनी है और रोग परीक्षा भी करनी है। आजकल होता क्या है कि हम केवल रोगी परीक्षा करते हैं, रोग परीक्षा करना भूल ही जाते हैं। रोगी आता है, आपके सामने बैठता है, आप चिट्स लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, जाते समय रोगी बोलता है मुझे और ये भी हो रहा है, वो बोलते दे दिया है औषधि, ऑलरेडी लिखा है उसमें। रोग परीक्षा हुआ ही नहीं, केवल रोगी परीक्षा हुआ। ग्रंथ करता है, बोलते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत आत रोगिणम। रोगी की परीक्षा करनी है तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न जैसी मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी चाहिए। और रोग परीक्षण के लिए हमें निदान पंचक बताया गया है, निदान पंचक बताया गया है। तो निदान पंचक भी हमने देखना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को लेटेस्ट सिस्टम के साथ अगर हम देखना चाहेंगे तो हमने क्या करना चाहिए? तो दर्शन के लिए आप लेटेस्ट स्किन एंड हेयर एनालाइजर देखो, आपकी दृष्टि बढ़ाओ। आपको अगर आंखों से नहीं दिख रहा है तो आप स्पेक्ट्स यूज करते हैं, स्पेक्ट से नहीं दिखता है तो आप लेंस यूज करते हैं, लेंस से नहीं दिखता है तो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में और ग्रेडिंग करते हैं आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, लेटेस्ट माइक्रोस्कोप। ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं? केवल दर्शन परीक्षा बढ़ा रहे हैं। आप दो ही तरीके से दर्शन परीक्षा बढ़ा सकते हैं, या तो आप हिमालय में चले जाओ, ज्ञान चक्षु लेके आओ, दर्शन परीक्षा बढ़ाओ और फिर आपको जो आयुर्वेद में कार्य करना है वो करो। नहीं तो आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आपको दर्शन परीक्षा बढ़ानी है तो जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। साधन अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने कहा साध्य बदलता नहीं है, साध्य बदलना नहीं है, साधन तो अलग अलग है। स्पर्शन परीक्षा के लिए आप अलग अलग मॉइस्चर एनालाइजर्स यूज करो, जैसे हमारे 108 सेंटर्स है पूरे भारतवर्ष में, आउट ऑफ इंडिया भी। तो हर जगह पे अभी स्निग्ध किसी को 1+ लगेगा, किसी को 2+ लगेगा, कोई 3+ लगेगा लिखेगा। ऐसे करके तो फिर ट्रीटमेंट सेट नहीं हो सकती ना। तो उनको एक मॉइस्चर एनालाइजर दे दिया, उनको बताया कि आप वहाँ का मॉइस्चर एनालिसिस करो और कितना प्लस रीडिंग आ रहा है बस उतना रीडिंग लिख लो। तो एक सिस्टम आ जाता है, एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है। तो आपको अगर आपके केस पेपर में, केस टेकिंग में, सिस्टम में कुछ सिंक्रोनाइजेशन लाना है तो आपको लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और अलग अलग प्रश्न परीक्षा के लिए आप डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा दर्शन परीक्षा के लिए आप इस प्रकार का एक स्किन एंड हेयर एनालाइजर या फिर एक डर्मोस्कोप आप यूज कर सकते हैं। डर्मोस्कोप के आधार पर या स्किन एंड हेयर एनालाइजर के आधार पर आप केश भूमि परीक्षण और काया परीक्षण दोनों भी परीक्षण आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम स्काल्प एग्जामिनेशन और स्किन एनालिसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, हर एक हेयर का, छोटे छोटे सैंपल का, ओके, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी आपको करना है। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? ये होने वाला है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन थ्रू टेक्नोलॉजी। एक पेशेंट हमारे सामने आ गए, वो पेशेंट हम देख रहे हैं, अगर हम नेकेड आइज से वो पेशेंट देखते हैं तो आपको वहाँ पे दारुणक, डैंड्रफ दिखने को नहीं मिलता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि केवल खालित्य है, बाल गिर रहे हैं, तो आपका निदान हो गया खालित्य। ग्रंथ में तो 5 ही व्याधि है, खालित्य, पालित्य, दारुणक, अरुंचिका और इंद्रलुप्त। तो 5 में से एक निदान आपका हो गया, आपने निदान किया खालित्य। अब आपने निदान खालित्य किया तो आप खालित्यहर तेल देंगे, खालित्यहर वटी ही देंगे, व्याधि विपरीत चिकित्सा भी अगर हम दिमाग में सोचेंगे तो। लेकिन जब उसी पेशेंट को हम स्किन एंड हेयर एनालिसिस के ऊपर स्काल्प एनालिसिस करते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे डैंड्रफ फ्लेक्स हमें मिलते हैं जो आंखों को दिख नहीं रहे थे। अब आपका निदान क्या हो गया? अब आपका निदान हो गया दारुणक। मतलब जो निदान पहले खालित्य था वो निदान अब चेंज होके दारुणक बन गया, केवल डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन बाय यूजिंग द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स। अब जाहिर है कि निदान चेंज हो गया तो चिकित्सा चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे दारुणक हर तेल देंगे या दारुणक हर वटी देंगे तो रिजल्ट मिल जाता है। तो रिजल्ट मिलने के लिए सबसे पहले निदान बदलना बहुत जरूरी होता है। बदलना मतलब जो सही है, जो उचित है, वो निदान आपसे होना चाहिए। तो निदान करते समय जो आपके सामने आने वाले जितने भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपने उसके ऊपर विजय हासिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देखते हैं
ये पेशेंट थी हमारे पास, जो पेशेंट आने के बाद उनके भी बाल ज़्यादा गिर रहे थे, और केवल बाल गिर नहीं रहे थे, स्काल्प में इचिंग वो हमेशा बता रहे थे। इतना इचिंग धीरे धीरे बढ़ने लगा था कि पेशेंट अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए। एक डॉक्टर ने तो उनको साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट शुरू की और केवल उनको सुला के रखते थे, दिन भर वो बेचारी सोती रहती थी। घर वालों को भी लगने लगा कि ये तो अभी साइकिक केस है, तो उनको घर में भी थोड़ा थोड़ा, जो लोग होते हैं ना, ऑटोमेटिकली ऐसी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा साइड ट्रैक करना शुरू करते हैं, किसी भी फंक्शन में बुलाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं पर भी। देखो कितना हैम्पर होता है, कितनी छोटी सी घटना होती है लेकिन लाइफ कितना हैम्पर हो जाता है। तो वैसे उनका हो रहा था, उनको सब लोग साइड ट्रैक करने शुरू कर रहे थे। तो सेकंड ओपिनियन हमेशा सेकंड पैथी से होना चाहिए, इसलिए वो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आयुर्वेद में आ गए, हमारे पैथी में आ गए, हमारे पास आ गए। जैसे हमने देखा, हमने कहा कि आपका हेयर टेस्टिंग करना पड़ेगा, एनालिसिस। तो हमारे पास एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। हम पहले केस पेपर बनाते हैं, फिर स्काल्प फोटोग्राफी करते, फिर स्काल्प एनालिसिस करते, फिर अलग अलग रीजन से 5 हेयर सैंपल्स लेते, फिर उनको माइक्रोस्कोपी के लिए, टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते, फिर उनके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस आ जाते, रूट, शाफ्ट और टिप के अलग अलग एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेज, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला के फेज, मेडुला में कंटिन्यूस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड, सॉलिड और नन, और टिप के 17 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स है, अलग अलग डिसऑर्डर्स। 17 पन्नों का रिपोर्ट आ जाता है। केवल बाल क्यों गिरते हैं, इस चीज़ का 17 पन्नों का रिपोर्ट आ जाता है। तो वो पूरा रिपोर्ट जब हम पेशेंट को पढ़ाते हैं, जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट इस पेशेंट को बताना शुरू किया, और उनको लाउस और नीट का मैनिफेस्टेशन था, वो जो दिख रहे हैं ना आपको, वो वहाँ की एक नीट है, जू आप जिसको बोलते, उआ और लिखा मराठी में कहते हैं उसको। तो उसको लाउस और नीट का मैनिफेस्टेशन था, और उसके कारण उनको इचिंग ज़्यादा था। और जब उनको ये बात समझाई तो वो वही ऑन द टेबल रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप रो क्यों रहे। तो जैसे ही उनको पूछा कि वाई यू आर क्राइंग, तो उन्होंने कहा कि आप एकमात्र डॉक्टर ऐसे हो कि जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं कोई साइकिक पेशेंट नहीं हूँ, मुझे सच में वहाँ पे इचिंग होता है, कुछ तो है वहाँ पे, और वो आपने प्रूव कर दिया, थैंक्स टू यू। कितनी छोटी छोटी सी घटनाएं होती हैं लोगों के लाइफ में, अगर आप उनको अच्छी तरीके से निदान करेंगे तो आप कई लोगों का जान भी बचा सकते हो। इतना ही नहीं, आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि बाल गिरते हैं, बहुत गिरते हैं, इसलिए कोई जो सिने अभिनेता है वो डिप्रेस होकर उन्होंने आत्महत्या कर दी। बाला नाम का पिक्चर भी आपने देखा होगा, केवल हेयर फॉल के कारण फ्रस्ट्रेट होके पूरा मूवी $1 बिलियन का मूवी बन सकता है। आप सोचो, इसके ऊपर आप सोचो, इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि क्या बताऊं सर। मेरा ऐसे ही एक जगह पे धूले में व्याख्यान चल रहा था, पूरा व्याख्यान खत्म होने के बाद 2 महिलाएं बैठी थी मुझे मिलने के लिए। उसमें से एक महिला थोड़ा सा हिम्मत जुटा के मेरे पास आ गई, बोले कि सर हमें आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना है। मैंने कहा क्या बात है। बोले तो व्यासपीठ पे तो सब मान्यवर थे, उनको छोड़ के तो जा नहीं सकता था। तो बोले आपका आराम से होने दो, मैं वहाँ पे वेट कर लूँगी, लेकिन मुझे आपको अकेले में ही बात करना है। हमने कहा ठीक है। 5-10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, वो भी जाने को तैयार नहीं है, व्यासपीठ भी खाली नहीं हो रहा था। जैसे ही व्यासपीठ खाली हो गया, अब इतने देर से रुके, तो मैं उनके पास गया, बोले माता जी आपका क्या प्रश्न है। वो बोले नहीं, अभी आपने बताया था कि आपके पास हेयर टेस्टिंग होता है। मैंने कहा हाँ होता है। नहीं, आप बोले थे वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस वगैरह भी आप करते हैं। मैंने कहा हाँ करते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है बताइए। नहीं, आजकल ना हमारे जो वो है, मतलब उनके हस्बैंड, उनके शर्ट के ऊपर 2-4 अलग केस आते हैं, आप वो बाल जरा परीक्षण करके बताएंगे किसके होते हैं। आप फील्ड का स्कोप देखिए कितना है। 3 बार पुणे आयुक्तालय का बेस्ट अवार्ड हमें मिला है, आप स्कोप देखिए कितना है। ओके, क्राइम से लेके सब जगह पे इसके ऊपर। कोल्हापुर की एक किस्सा है, मैं कोल्हापुर के ओपीडी में बैठा था, जो स्टूडेंट साथ में उनको पता है, एक लाल दिए की गाड़ी आ गई, बहुत बड़ी 4 व्हीलर, आगे 2-4 गाड़ियाँ, पीछे 2-4 गाड़ियाँ। मुझे मेरा पूरा एनालिसिस ये वो सिस्टम सब लेके एकदम उठाया और गाड़ी में डाल दिया। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मुझे किडनैप ही करके लेके जा रहे हैं।
फीलिंग तो किडनैप जैसा था, लेकिन अच्छा लगता था क्योंकि बच्चे स्टूडेंट भी साथ में थे, उनको भी देखने को मिल रहा था कि वीआईपी जैसी ट्रीटमेंट चल रही है। आगे 2 गाड़ियाँ, पीछे 2 गाड़ियाँ, 2-4 लोग टू व्हीलर पे, बीच में लाल बत्ती की गाड़ी है और लेके जा रहे। एक बहुत बड़े मंत्री के घर हम पहुँच गए। जैसे घर पहुँच गए मुझे लगा कि वाह कितना शानदार घर है, अच्छा है। एक वॉल के ऊपर पूरी ट्रॉफी की ट्रॉफियाँ थी, पूरी ट्रॉफियाँ थी। मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि चलो कोई तो इंटेलेक्चुअल अच्छे लोगों के साथ आज मुलाकात हो जाएगी, वार्तालाप हो जाएगा। तो ऊपर से एक राजबिंडा पुरुष धीरे धीरे चल के आ गया, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, इनसे अभी आज मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहा, बात को कहीं तो शुरुआत करनी है ना, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतनी ट्रॉफियाँ मिली है। वो बोले नहीं नहीं वो मेरी नहीं है। मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया, बैठ गया। वो भी आ गए, बैठ गए। फिर उनकी सुविद्य पत्नी आ गई, वो भी बहुत सुंदर थी। मुझे लगा इनकी ट्रॉफियाँ होंगी। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहा, उन्होंने भी कहा ये मेरी ट्रॉफियाँ नहीं है, आप बैठ लीजिए। बैठ गया। अब मैं और उदास हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्यों बुलाया है बताया नहीं जा रहा है, इतनी ट्रॉफी है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है। लोग तो आ रहे, चाय पान हो गया, स्वागत सत्कार अच्छे से हो गया, लेकिन है क्या, बुलाया क्यों है वो पता नहीं। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत लेके उनको पूछा कि सर जी मुझे बुलाया किस लिए। वो बोले अभी 2 मिनट बस रुकिए। तब तक वो आवाज़ देते हैं, उनका जो डॉगी था जो घूमने चला गया था वो आ जाता है। वो बोलते हैं सभी ट्रॉफियाँ इस डॉगी की हैं, बस इसमें एक ट्रॉफी मिसिंग है। जब भी वो वॉक करने रैंप पे उतरता है तो उसके बाल गिरते हैं। हमने बहुत सुना है आपके बारे में, आप केशा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप बस इसके बाल रुकवाना बंद करवा दीजिए और यही आपका काम है। आपको पता है दैट वाज द फर्स्ट डॉग हेयर सैंपल कलेक्टेड इन केशा आयुर्वेद लैब। स्कोप देखिए आप, स्कोप देखिए कितना स्कोप है, कितनी फील्ड में स्कोप है। जो भी यहाँ पे पेट लवर्स है वो जानते होंगे, अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं उसको, इतना उसको संभालते हैं, इतना उसके ऊपर खर्चा करते हैं। 2,5-3 हज़ार की टेस्टिंग खुद के लिए नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूर करेंगे। ऐसे एक कपल मेरे पास आया था लोहगांव से, बहुत ही अच्छा कपल था, लेकिन लोहगांव में वो गुंटा मंत्री जैसा एक माहौल होता है। मतलब जिसकी ज़मीन ज़्यादा होती है वो 2-4 एकड़ ज़मीन फूंक देता है, बहुत पैसा आता है, बहुत बड़ी कार लेता है, सोना लेता है, पहनता है और घूमता है। ऐसा वो हस्बैंड थे और उनके साथ नो डाउट उनकी सुविद्य सुंदर पत्नी थी। जैसे ही क्लिनिक में एंट्री किए उन्होंने कुछ तो मुंह में यहाँ पे था, वो सब यहाँ पे शिफ्ट किया और मुझे बस बताया कि ये मेरी पत्नी है, इनके बाल गिरते हैं। उनको बताया कि हेयर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाटनकर हैं, अब आप दोनों जो बात करना है वो कीजिए। मैं प्रश्न पूछता चला गया, वो आंसर बताते चले गए। तो मैंने उनको पूरा सिस्टम समझाया कि एक हमारा केशा आयुर्वेद का अलग डिपार्टमेंट है, फोटोग्राफी होगा, एनालिसिस होगा, सैंपल कलेक्शन होगा, टेस्टिंग होगा, पूरा आधा घंटा हमें लगने वाला है, हम बहुत डिटेल में केस टेकिंग लेते हैं। वो अभी इतने दिन शांत थे, वो आपको जो जितना घंटा चाहिए वो ले लो, कोई टाइम की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसी कारण आए हैं। मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था, नया नया क्लिनिक था। तो मैंने चार्जेस भी बताए कि सर इतने इतने चार्जेस होते हैं। अब वैसे तो उनको देख के चार्जेस बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बोले कि आप पैसों की भी चिंता मत करो, बस बाल गिरना रुकने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनके हमारे केशा आयुर्वेद के डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो वो पत्नी उठ गई और डिपार्टमेंट में टेस्टिंग के लिए चली गई। तो स्टाफ वहाँ पे टेस्टिंग कर रहा था। तो अब बैठे हैं, वीआईपी लोग हैं, कुछ तो बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने बस वार्तालाप करना शुरू किया। नया नया क्लिनिक था, मैंने भी उनको कहा कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने जल्दी टेस्टिंग के लिए हाँ कहा, इतनी फ़ीस होते हैं वो भी आपने पेड करने के लिए आपने तैयार हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लोग इतने जल्दी तैयार होते नहीं हैं। तो जो भी कुछ इधर था वो अब किधर गया मुझे पता नहीं, लेकिन वो इतने अलग ही मुद्रा में उन्होंने मुझसे बात किया कि जो भी आपका मतलब ज्ञान है वो हमें मत दीजिए, कल खाना खाते समय हमारे प्लेट में एक भी बाल नहीं आना चाहिए। तो हर एक का इंटेंशन देखो कितना अलग अलग होता है, चीज़ एक ही है लेकिन हर एक का इंटेंशन अलग अलग है। आपको मार्केट में हर एक इंटेंशन के लिए काम करना पड़ेगा, हर एक इंटेंशन के लिए। ये बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। छोटे 2, 4, 6 साल के बच्चे आजकल आते हैं क्लिनिक में ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए।
क्लिनिक और बिजनेस वो छोड़ दो, वो तो अलग है, आयुर्वेद की सेवा आप कर रहे हैं, पैसा तो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन बहुत बुरा लगता है सर जब 4 साल का बच्चा लेके वो माता आती है और उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और उसको देख के पता चलता है कि ये कुरकुरे, चिप्स, लेज, अलग अलग प्रकार के सभी प्रिजर्वेटिव्स खाना खा के इतने छोटे छोटे बच्चों के क्या हाल हो गए हैं। लवण रस के अधिक्य के कारण इनको पालित्य आया है। लवण रस के अधिक्य के कारण लवण रस इतना बढ़ रहा है छोटे छोटे बच्चों में आजकल कि 7-8 साल के बच्चे भी बहुत, मतलब स्किन एंड हेयर की आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना तो आपको 0 एज ग्रुप से 80-90 एज ग्रुप तक सभी पेशेंट्स मिलेंगे। कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, मेल पेशेंट्स भी है, फीमेल पेशेंट्स भी है, और एज ग्रुप पूछेंगे तो 0 to जब तक सिर पे बाल है तब तक, जाने के बाद भी। कभी कभी ग्रंथ पढ़ता हूं तो मन में ये प्रश्न भी सर आ जाता है कि जब निदान की बात हो रही है तो चरक जी ज्वर अध्याय से शुरुआत करते हैं। निदान स्थान की बात हो रही है तो चरक जी ज्वर अध्याय से शुरू कर रहे हैं, ज्वर, रक्त, पित्त, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह, इस प्रकार से 8 निदान दे रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो पहले प्रैक्टिस सेट करने के ऊपर ध्यान देते हैं और शुरुआत रसायन और वाजीकरण से करते हैं। दैट इज द कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी। आपको रसायन वाजीकरण का ये जो अंग है वो सबके लिए है, इसलिए प्रैक्टिस में आपको कोई द्वंद्व ही नहीं है। और हर एक व्याधि में, आपने सेकेंड ईयर में भी एग्जाम में भी लिखा होगा कि इस व्याधि के वातज, पित्तज, कफज प्रकार होते हैं। वातज प्रकार में उसके नख, नेत्र, मूत्र, पुरीष, केश अरुण वर्ण के होते हैं। पित्तज प्रकार में इसके नख, नेत्र, पुरीष सभी पीत वर्ण के होते हैं। कफज में सभी श्वेत वर्ण के होते हैं। ऐसे ही आपने लिखा होगा। हर एक व्याधि में इंद्रिय स्थान में बालों के ऊपर क्या उसका असर होता है, स्किन के ऊपर क्या असर होता है, ये आया है। मतलब बीइंग आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, it not means that you are treating the only skin and hair diseases. Skin is the largest organ of our body. That's why there are largest diseases of skin in our body. And not only this, my strong statement is, आप भी जोर से बोलेंगे, every disease is a skin disease. और जोर से, every disease is a skin disease. Every disease is a skin disease. एक डिसीज मुझे ऐसा बताइए कि जो स्किन डिसीज नहीं है। सभी व्याधियों के जो लास्ट लक्षण है वो हमें स्किन के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो एवरी डिसीज इज अ स्किन डिसीज हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप आपकी निदान का जो परीक्षण है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, वो बढ़ाते चले जाओ। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक के साथ आप पहले आपका निदान चेंज करो। निदान के ऊपर आप जाएंगे तो केवल पांडु व्याधि भी आप पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि एवरी डिसीज द स्किन डिसीज, केवल पांडु के हेतु देखो, व्यायाम अम्लम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नमतीव तीक्ष्णम निषेव मानस्य प्रदुष्य रक्तम दोषास त्वचम पांडुरताम नयंती। तो व्यायाम, अम्ल, लवण, ये सब तो अलग अलग पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, हम जब हेतु लेना शुरू करते हैं तो जिम में जा रहे इसलिए बाल सफ़ेद हो रहे, तो व्यायाम का हेतु मिलता है। रोज सुबह नींबू पानी पी रहे, 6 महीने के बाद इनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो अम्ल रस सेवन का हेतु मिलता है। जो कुरकुरे खाते, चिप्स खाते, ज़्यादा नमक ऊपर से लेके खाते हैं, लवण रस सेवन जन्य पालित्य आता है, तो लवण का हेतु मिलता है। दिवा सौंप वाले आते हैं, दिवा सौंप का हेतु मिलता है। मृद भक्षण वाले आते हैं तो मृद भक्षण का हेतु मिलता है। तो पांडु के शेड से तो इनका निदान भी हम केश त्वकगत पालित्य इस प्रकार के आधार पर, मतलब जो केश है वहाँ पर भी पांडु हो रहा है, इस प्रकार से आप उसका निदान करो और पांडु में आई हुई चिकित्सा वहाँ पे आप दे दो, आपको निश्चित रूप से यश मिलता है। नेक्स्ट पेशेंट देखिए, हेयर फॉलिकल्स आर नॉट विजिबल एट बाल्ड एरिया। अगर उनको नेकेड आइज से देखेंगे तो वहाँ पे कोई हेयर फॉलिकल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और उसी पेशेंट को अगर आप वाया डर्मोस्कोप देखेंगे तो हेयर फॉलिकल्स विद द हेयर आर विजिबल एट बाल्ड एरिया, तो वहाँ पे हेयर दिखना, फॉलिकल्स दिखना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद का तो सिद्धांत है भाव पदार्थ से ही भाव पदार्थ की उत्पत्ति होगी। तो अगर हमें हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं तो आप उसको कमिटमेंट दे सकते हैं, आप वहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। और जिस भी पेशेंट में आपको आशंका लगती है कि इनको बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका भी जो परीक्षण है वो करके आप उनको आश्वस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, केवल डायग्नोसिस नहीं, ट्रीटमेंट के लिए भी आप
लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को आप लेप लगाते हैं मैन्युअली, तो लेप क्या करता है, ड्रग पेनिट्रेशन होता है, एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। लेकिन जब हम खुद देते हैं, पेशेंट खुद अपने हाथ से लगाता है, तो धीरे से लगाता है, एब्सॉर्प्शन स्लो हो जाता है और कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। वो लगाएगा तो ठीक है, वो भूल गया, नहीं लगाया और रिजल्ट नहीं आया, तो ब्लेम तो वो हमारे ऊपर ही करेगा कि आपने मेडिसिन दिया था लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं। लेकिन अगर उसी पेशेंट को आप क्लिनिक में बुला के हाई फ्रिक्वेंसी के माध्यम से अगर वहाँ पे आप लेप लगाएंगे, तो आपको कंट्रोल्ड एंड टारगेट स्पेसिफिक एक्शन भी हो जाएगी, ड्रग पेनिट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन अच्छा होने के कारण वहाँ पे रिजल्ट की गारंटी भी मिल जाएगी। तो आपने इस प्रकार के जो लेटेस्ट मशीन्स है वो देखो, मेडिसिन आयुर्वेद का ही है, लेकिन बस लगाने के लिए आप मॉडर्न की मशीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे लेज़र मिलते हैं, इंस्टेंट हिटिंग, कंट्रोल्ड एंड टारगेट स्पेसिफिक क्रोमिक एक्शन विदाउट डैमेजिंग द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल को डैमेज किए बिना आप लेटेस्ट अग्निकर्म के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। कृमि की जो चिकित्सा बताई है ग्रंथ में, वो आशापकर्ष, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन इस प्रकार से बताई है। तो आपको वहाँ पे चिकित्सा करते समय ये ध्यान में रखना होता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा अगर टारगेट स्पेसिफिक एक्शन करना है तो लेज़र इतना बढ़िया कुछ है नहीं। और लेज़र के बारे में हम बताए जाए तो सुश्रुत जी ने इतने अच्छे अच्छे लेज़र्स यूज़ किए हैं। आप जाके सूर्यकांत मणि पढ़ो या फिर आप जाके रोम शातन का अध्याय पढ़ो, जिसमें आपको दग्ध्वा तैलाम्बु के तौर पर सूर्य पक्वम इव, मतलब सनलाइट को लेके अलग अलग प्रकार से प्रिज्म जैसे सूर्यकांत मणि को पकड़ के किस प्रकार से नेच्छ, व्यंग, तिलकालक और रोम को दग्ध किया जाता था, वो आपको सुश्रुत जी में पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी अभी का लेटेस्ट लेज़र है वो हमने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साधन केवल चेंज हो गया, साध्य बदलता नहीं है। ओके, तो अगर इस प्रकार से हम डिफरेंट केसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक स्किन के पेशेंट है फ्रॉम नगर, पैचेस थे पूरे शरीर के ऊपर, फेस, नेक, बैक, एब्डोमेन, चेस्ट सभी जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखिए। अगर आप निदान आयुर्वेद तरीके से करेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन करेंगे, तो ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास ऑटोमेटिकली ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ होता है। केवल करंज तेल जैसा तेल इस्तेमाल करके भी आप इस प्रकार के सुंदर रिजल्ट्स दे सकते हैं। ग्रंथ में सब कुछ है, बस आपका निदान आयुर्वेदिक तरीके से वात पित्त कफ के ओर चाहिए। लक्षण भी आप वात पित्त कफ की परिभाषा में देखने हैं और चिकित्सा भी उसी परिभाषा में देनी है। नेक्स्ट और एक पेशेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, 14 ईयर का स्टूडेंट है। नेक्स्ट, एलोपेशिया के पैचेस हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट यू आर सीइंग द सक्सेसफुल रिजल्ट। एट द सेम टाइम एट द एज ऑफ 53 ऑल्सो, कभी कभी हमें लगता नहीं कि 53-54 को क्या रिजल्ट आएंगे, जो गिर रहे बाल वो नए आ जाएंगे, खालित्य जाएगा। वाघभट जी ने सब रेफरेंसेस दिए हैं, वाघभट जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एविडेंस बेस्ड, एट द एज ऑफ 53-54 यू कैन सी द बिफोर आफ्टर। नेक्स्ट, और इस पेशेंट की खूबी देखो, इनके पहले सफ़ेद बाल थे, आफ्टर ट्रीटमेंट 70-80% बाल भी उनके ग्रे हुए हैं। इनको कोई भी लेप वगैरह नहीं लगाया है, केवल नेचुरल मेडिसिन के साथ ये रिजल्ट मिल गया है। नेक्स्ट, यू कैन सी द बिफोर आफ्टर एट द एज ऑफ 53-54। तो अगर इस प्रकार की हमें कुछ चिकित्सा करनी है तो हमें आयुर्वेद के मूल तत्वों के पास जाना पड़ेगा। शास्त्र में बताए हुए त्रिदोष, 7 धातु, 3 मल को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, विपादिका विचर्चिका का एक पेशेंट हम देख रहे हैं। ओके, त्वक वैवर्ण्य का। एलोपैथी में बहुत से अलग अलग निदान इनके हुए थे। वेरिकोज अल्सर से लेके, वेरिकोज वेन से लेके, प्लांटर सोरेसिस से लेके पाल्मो प्लांटर सोरेसिस तक सभी प्रकार के अलग अलग निदान। नेक्स्ट, आप इनकी भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देख रहे हैं। ग्रंथ में जो सर्जरस मलहर बताया है ना, रायचा मलम, बस उसी सर्जरस मलहर को करंज तेल के साथ सिद्ध करके उसका त्वक दोषहर मलहर एक अलग कल्पना आप कह सकते कि वो बना के वो लोकल एप्लीकेशंस को आप
देते हैं। और आभ्यंतर कोई भी स्किन डिसीज में मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सूत्र हमें याद में रखने हैं, जैसे कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो स्किन हमारे पूरे शरीर पे है, तो जहाँ जहाँ पे आम है उसको हम आमाशय कहेंगे। इसलिए मेरे थिंकिंग प्रोसेस से मुझे कभी कभी ग्रंथ पढ़ते समय ऐसा लगता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट आमाशय ऑफ आवर बॉडी, स्किन इज़ द लार्जेस्ट आमाशय। तो अगर हम स्किन की ट्रीटमेंट किसी आम पाचकवटी, आम काढ़ा या कोई भी अग्नि के ऊपर की शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। नॉट ओनली दिस, स्किन इज़ द लार्जेस्ट मलाशय ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारे शरीर का सबसे बड़ा मलाशय कौन है तो वो भी स्किन ही है तो उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, तो स्किन के ऊपर जब आप काम करेंगे, हेयर के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपको एक सूत्र देता हूं, वो भूलना नहीं है। कम से कम वातज है, पित्तज है या कफज है, खालित्य किस प्रकार का है। नेक्स्ट खालित्य किस प्रकार का है वो आपको देखना है। आप कुछ बस रुकिए, और थोड़ा पीछे आइए, और थोड़ा पीछे। तो अलग अलग केसेस जब हम देख रहे हैं तो ये क्यों देखे, बीच में ही हमने केसेस क्यों देखे, क्योंकि क्या दिया है और किस एंगल से दिया है इसका निदान और उसकी चिकित्सा समझने के लिए जो एक नया विचार है वो हमारे पास जाना बहुत ज़रूरी है। और वो नया विचार अब हम सीखने वाले हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो ग्रंथ का है, सूत्र रूप में दिया है, वाग्भट जी ने दिया है, गुरुजनों ने हमें पढ़ाया है। बस मैं एक निमित्त मात्र हूँ जो आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा सूत्र विस्तार करके बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अष्टविध परीक्षण, नाड़ी, मूत्र, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति, पहले बताया ग्रंथ में कि हम सब देखना है हमें। नेक्स्ट, तो ये देखते समय जब हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक निदान, आयुर्वेदिक चिकित्सा होनी चाहिए। और अगर हम एलोपैथिक डायग्नोसिस करते हैं तो हमने ट्रीटमेंट भी एलोपैथिक करनी चाहिए। कोई भी शास्त्र खराब नहीं है, हर कोई शास्त्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही निर्माण हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि एलोपैथी भी अपना ही है, आयुर्वेद का ही एक अंग है, जो व्याधि विपरीत अंग है, जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अच्छा हो गया है। ओके, तो एज अ पेरेंट शास्त्र, मतलब पेरेंट शास्त्र हो गया ना आयुर्वेद, फिर तो हमें तो प्राउड फील होना चाहिए। और वैसे भी हमें पेरेंट कहने में कुछ दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सर्जरी के उनके बुक में लिखते हैं ना कि सुश्रुति इज़ द फादर ऑफ सर्जरी। मतलब वो आपको पिता कह रहे हैं, आप ही आपके बेटे भूल गए हैं। तो थोड़ा सा एज ए पेरेंट शास्त्र है तो आप उसको गर्व होना चाहिए और उसको उस एंगल से भी हमने देखना चाहिए। तो चिकित्सा करते समय कुछ पेशेंट्स, अगर आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट भी वहाँ पे ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेटों के पास, अब इतना बड़ा हो गया है, अपना शिष्य बड़ा हो गया, तो गर्व से उसके पास भेजो, उसकी जो राय है वो उसके ऊपर की ले लो और चिकित्सा करो। बस चिकित्सा करते समय ये ध्यान में रखो, आयुर्वेदिक निदान, आयुर्वेदिक चिकित्सा, एलोपैथिक डायग्नोसिस, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक का डायग्नोसिस डायबिटीज ये लेके प्रमेय अध्याय पढ़ के प्रमेय चिकित्सा मत दे दो। डायबिटीज का निदान करके प्रमेय की चिकित्सा नहीं देना है। प्रमेय का निदान करो, प्रमेय की चिकित्सा दे दो। डायबिटीज का निदान करो, डायबिटीज की चिकित्सा दे दो। क्रिस्टल क्लियर माइंड रखना है, सिंपल करना है। लाइफ इज सो सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए पेशेंट आएगा तो अब हम क्या सोचेंगे, अभी एलोपैथिक दिमाग में है ना, तो कलर ब्लाइंड है तो हम ऑफ्थेल्म के बुक निकालेंगे, ऑफ्थेल्म के बुक निकाल के पढ़ेंगे एलोपैथी में, फिर आयुर्वेद में जाके हम शल्यशाला के बुक निकालेंगे, नेत्र रोग के बुक निकालेंगे, उसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कलर ब्लाइंड मिलता है क्या। लेकिन वाग्भट निकालेंगे तो रक्तपित्त अध्याय के पूर्व रूप में हमें श्लोक मिलता है, नील लोहित पीतानाम वर्णानाम अविवेचनम। मतलब वो रोगी रक्तपित्त के पूर्व रूप में नील, लोहित, पीत, हरित इन वर्णों का विवेचन नहीं कर सकता है, तो अपना निदान ही चेंज हो गया। अब कलर ब्लाइंडनेस अपना निदान नहीं है, अपना निदान क्या हो गया, रक्तपित्त का पूर्व रूप। तो रक्तपित्त के वासावलेह से कोई भी अगर आप उसको औषधि दे देंगे तो वो ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं आयुर्वेदिक निदान और आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो हमें निदान भी आयुर्वेदिक करना है और चिकित्सा भी आयुर्वेदिक करनी है। नेक्स्ट, इसलिए केवल प्रमेय की नहीं,
ब्लड शुगर लेवल इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज। आयुर्वेद में प्रमेय जो है वो मूत्र परीक्षण से बताया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र परीक्षण की विधियां हमने सीखनी चाहिए, अलग अलग तरीके से मूत्र परीक्षण के ऊपर काम करना चाहिए, उसके टेस्टिंग लैबोरेटरीज होने चाहिए और उसके आधार पर प्रमेय की चिकित्सा होनी चाहिए। आयुर्वेद में वातज, पित्तज, कफज, प्रमेह बहुत ही अच्छी तरीके से केवल सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभुता अविल मूत्रता, प्रभुत और अविल मूत्रता के आधार पर दिए। मॉडर्न साइंस भी पहले यूरिन टेस्टिंग ही करवाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ब्लड टेस्टिंग आ गई, फिर धीरे धीरे ब्लड के पैरामीटर्स चेंज हो गए, फिर धीरे धीरे 3 महीने की कंसोलिडेटेड शुगर आ जाएगी, HbA1c, फिर धीरे धीरे और उसके प्रकार छोटे छोटे आ गए। जितना टेस्टिंग करके अलग अलग तरीके से निदान किया जाए वो उनकी तरीके से निदान कर रहे हैं। आपने आयुर्वेदीय तरीके से प्रमेय का निदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे औषधि आयुर्वेद होने वाले हैं। तो अगर औषध हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर दे रहे हैं तो हमारा निदान भी आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी प्रकार से देखो, कोई भी आप मॉडर्न की लैब देखो, वहाँ पे क्या लिखा होता है कि येथे रक्त लघवी थुंकी तपासून मिळेल। इसका मतलब यहाँ पे ब्लड, यूरिन, स्पुटम विल बी चेक्ड। हमारे यहाँ खून, पेशाब और बलगम की जांच होगी। इसी को आप कन्वर्ट करो, रक्त, ये खून जो है वो धातु का रिप्रेजेंटेटिव है, लघवी, पेशाब जो है वो मल का रिप्रेजेंटेटिव है, और थूंकी, बलगम, ये कफ मतलब दोष का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी को संस्कृत में बनाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे दोष धातु मल परीक्षण करके मिलेगा। तो कोई भी डायग्नोस्टिक लैब जो है वो दोष धातु मल परीक्षण केंद्र है। दुर्भाग्य से दोष धातु मल परीक्षण केंद्र हमारे आयुर्वेदीय तरीके के बंद हो गए, और इसलिए मार्केट में हमारा जो एक तजुर्बा था, जो एक डायग्नोस्टिक पैटर्न था, वो धीरे धीरे कम हो गया। और चिकित्सा से लोग अब एलोपैथिक डायग्नोसिस करेंगे तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए ही जाएंगे ना। जब निदान आयुर्वेदिक होगा, डायग्नोसिस आयुर्वेदिक होगा, तभी जाके वो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए प्रभावित होंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा भी आयुर्वेदिक लैब सब जगह पे शुरू होने चाहिए। नेक्स्ट, तो कोई भी लैब कैसे तैयार की जाए? आई एम गिविंग यू अ सिंपल पैटर्न ऑफ 3+7+3+5+6+11। इस फॉर्मूला को ध्यान में रख के आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ, जैसे MS स्किन एंड हेयर काम ने बनाया। आप नेत्र आयुर्वेद का, दंत आयुर्वेद का, गर्भ आयुर्वेद का, यकृत आयुर्वेद का, श्वेत्र आयुर्वेद का, या जो भी आपको आगे जाके जिसके भी ऊपर काम करना है उसका एक बनाओ और उसके ऊपर आप काम शुरू करो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आवर स्पेशलिटी डिज़ाइन केश आयुर्वेद सॉफ्टवेयर जनरेटेड कंप्लीट हेयर टेस्टिंग रिपोर्ट, और उसका एक सिस्टम हम देखेंगे। नेक्स्ट, तो एक इस प्रकार से एक रिपोर्ट सिस्टम आ जाता है, जो मैंने आपको कहा था कि 17 पन्नों का पूरा रिपोर्ट आ जाता है, जिसमें स्काल्प फोटोग्राफी, स्काल्प एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस, मेडुला टेस्ट, त्रिदोष परीक्षण, सप्तधातु परीक्षण, त्रिमल परीक्षण, हेयर थिकनेस टेस्ट, प्रकृति परीक्षण। नेक्स्ट, इस प्रकार से अलग अलग परीक्षण आते हैं। तो ये परीक्षण किस आधार पर किए गए हैं वो थोड़ा देखते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में एनाजन, कैटाजन और टिलोजन ऐसे टिपिकल हेयर ग्रोथ की फेज दी है। तो इसी हेयर ग्रोथ के फेज को आप आयुर्वेद के एंगल से पढ़ना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्पत्ति, स्थिति और लय है, कुछ अलग नहीं है। एनाजन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रोथ फेज, उत्पत्ति। कैटाजन ट्रांजेक्शन फेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्थिति, एंड टिलोजन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लय। तो एक बाल भी जो है वो उत्पत्ति, स्थिति और लय के तौर पर गुजरता है। ओके, तो उत्पत्ति बिलोंग्स टू कफ, स्थिति बिलोंग्स टू पित्त, लय बिलोंग्स टू वात। तो आपको एक वात, पित्त और कफ का एक साइकिल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो भी डोमिनेटिंग होगा उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, एनाजन, कैटाजन और टिलोजन के ऐसे टिपिकल हेयर आपको देखने को मिलेंगे। हेयर रूट, एनाजन के जो हेयर रूट होते हैं ऐसे ये हुक शेप्ड होते हैं, हॉकी स्टिक लाइक अपीयरेंस उनका टिपिकल होता है, इसलिए आप कितना भी खींचो वो निकलते नहीं है। इसलिए जो महिला वर्ग है यहाँ पे, उनको झगड़ा करना होता है तो वो पहले बाल पकड़ते हैं, क्योंकि ये हॉकी स्टिक लाइक अपीयरेंस से इतने स्टिक होते कि आप कितना भी खींचो वो जल्दी से निकलते नहीं हैं। लोग इसके आधार पर रेलवे को चलाते हैं, ट्रक को खींचते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उनकी एनाजन फेज काफ़ी स्ट्रांग होती है। जो कैटाजन फेज में हेयर चले जाते हैं, हेयर रूट थोड़ा वीक हो जाता है, आप थोड़ा खींचेंगे तो निकल जाता है। और जो टिलोजन फेज के हेयर होते हैं, ये टिपिकल ईयरबड लाइक अपीयरेंस होता है। मतलब इनके अपीयरेंस के बारे में वर्णन मिलता है कि ईयरबड लाइक अपीयरेंस, तो उसको कुछ अटैचमेंट्स ही नहीं है।
अगर हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि हमें टेस्टिंग करना है, आप थोड़े से 5 हेयर सैंपल हम आपके स्काल्प के अलग अलग रीजन से निकालने जा रहे, तो वो माता भगिनी कहते हैं डॉक्टर साहब आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं ही देती हूँ ना, इतना ऑलरेडी बाल निकल रहे हैं, सब टिलोजन फेज में ही है, वो गिर ही इतने रहे हैं कि वो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम देखते भी नहीं हैं, माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो हेयर शाफ्ट के इतने डिसऑर्डर्स मिलते हैं जिसमें कि ट्राइकोरेक्सिस नोडुजा, ट्राइकोक्सिस, ट्राइकोरेक्सिस इनवजानाटा, ट्रैप फीचर्स है, ट्राइकोप्टिलोमेनिया है, पिलीटॉर्चे, मोनोलिथ्रिक्स है, हेयर शाफ्ट के इतने डिफरेंट डिसीजेस मिलते हैं। इसके ऊपर दिल्ली में ट्राइकॉन में हमने एक पेपर प्रेजेंट किया था, वहाँ पर भी हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला, और वो था द डिफरेंट diseases of hair shaft disorders with respect to the वातज विकृति, संस्र, व्यास, वेद, स्वाप, साधुरुक्तोद वेद। तो ये पूरा सूत्र विस्तार करके जितने भी मॉडर्न के डिसीजेस है वो आयुर्वेद के कौन से डिसीजेस में, वात के कौन से प्रकोप में आ सकते हैं, उसके ऊपर वो पूरा विश्लेषण था। ये आप देख सकते हैं, पिलीटॉर्ची की इमेज, ट्राइकोरेक्सिस इनवजानाटा की, मोनोलिथ्रिक्स की या नोडुजा की। नेक्स्ट, हमें केवल 2 मुहे बाल पता होते हैं, हेयर टिप डिसऑर्डर्स, केवल 2 मुहे बाल नहीं है। हेयर टिप डिसऑर्डर्स में आप हेल्दी टिप, क्रिंकल लाइक, ट्रिपल लाइक अपीयरेंस, फीदर लाइक अपीयरेंस, ट्री लाइक अपीयरेंस, डबल वाई शेप, लॉन्ग, डीप, बेबी हेयर, टेपर लाइक, थिकनिंग, राइट एंगल, वाइट स्पॉटेड, ऑफ स्पॉटेड, नॉट लाइक और इनकम्प्लीट स्प्लिट का, इतने अलग अलग प्रकार के स्प्लिट एंड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके आधार पर चिकित्सा भी चेंज हो जाती है। वातज, पित्तज और कफज के आधार पर जैसे केवल दारुणक भी आप निदान करेंगे, तो हेयर शाफ्ट को अगर आप एक हेयर शाफ्ट को आप पकड़ेंगे, तो एक हेयर शाफ्ट में आपको वातज, पित्तज और कफज इस प्रकार से वयोहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत, मध्य, आदिका क्रमात, ऐसे क्रम महात्म्य मिलेगा। जो अंत होता है, टिप belongs to vata dominancy, shaft belongs to pitta dominancy and root belongs to kapha dominancy। तो वहाँ पर भी आपको वायु, पित्तम, कफश्चेति, त्रयोदोषा समासता का सूत्र मिलेगा। रूट, शाफ्ट और टिप में आप उसको बाइफरगेट करेंगे, आदि, मध्य और अंत में आप उसको बाइफरगेट करेंगे, उत्पत्ति, स्थिति और लय में आप उसको बाइफरगेट करेंगे। तो दारुणक भी, स्काल्प को अटैच दारुणक मिलता है तो वो कफज होता है, शाफ्ट के ऊपर दारुणक आ जाता है तो वो पित्तज आ जाता है, और टिप के ऊपर और शोल्डर के ऊपर दारुणक आ जाता है तो वो वातज आता है। निदान चेंज हो गया तो चिकित्सा भी चेंज हो जाती है। जो रूट को स्टिक हुआ डैंड्रफ है, दारुणक है, उसके लिए आपको क्वाथ धारा देनी पड़ती है। जो शाफ्ट के ऊपर दारुणक आ जाता है इसके लिए आपको तक्र धारा देनी पड़ती है, और जो टिप के ऊपर डैंड्रफ आ जाता है उसको आपको तैल धारा देनी पड़ती है, क्योंकि तैल, तक्र और ये क्वाथ, ये वात, पित्त और कफ के मेडिसिन ग्रंथ में बताए गए हैं। केवल दारुणक का आप निदान चेंज कीजिए, आपकी चिकित्सा चेंज हो जाती है, और इसलिए हमें डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन के ऊपर जोर देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडुला। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेडुला, कंटिन्यूअस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड, सॉलिड एंड नन। इसके ऊपर दुबई में हमने एक पेपर प्रेजेंट किया था वर्ल्ड आयुष कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पर भी हमें एक फर्स्ट प्राइज़ मिला था। बताने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जो भी छोटा छोटा आपको बता रहा हूँ ना, वो हर एक रिसर्च मॉड्यूल है, उसके ऊपर काम करना जरूरी है, अलग अलग रिसर्च हमने प्रेजेंट करना जरूरी है। दुबई में फर्स्ट वर्ल्ड आयुष कांग्रेस वहाँ पे हुआ था, और उस समय डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर मेडुला विथ रिस्पेक्ट टू प्रकृति, कंटिन्यूअस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड, सॉलिड और नॉन। आप देखो, आपको किसी भी पिक्चर में या कोई भी हेयर सैंपल पे जो पहचाने जाते हैं ना, क्राइम पेट्रोलिंग में, क्राइम जो है हम देखते हैं कि अलग अलग मूवीज़ में, स्टोरीज़ में वो जो अपराधी है उसके बाल वहाँ पे मिलते हैं, जो एविडेंस मिलता है जिस जगह पे, वहाँ पे बाल उसके इकट्ठा किए जाते हैं और उसके आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन मेडुला के आधार पर होता है। ह्यूमन मेडुला, डॉग का मेडुला, डियर का मेडुला, रैबिट का मेडुला, कैट का मेडुला, माउस का मेडुला, देखो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ना, डॉग का हेयर सैंपल भी हमने लिया था, तो फिर हमें वो एक थोड़ा सा छंद हो गया कि अलग अलग प्राणियों के सैंपल लेने का और देखने का कि उनका मेडुला एनालिसिस कैसा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग मेडुला फाइंडिंग्स मिले। और ये जो मैंने आपको केस बताया था, अच्छा चलो वो अच्छा हो गया, उसका भी फ़ोटो आ गया।
कॉपर डिफिशियंसी सिंड्रोम में इंटरमिटेंट वाइडनिंग देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन में डिफरेंट शाफ्ट देखने को मिलता है, मोनोलिथ्रिक्स में डिफरेंट शाफ्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से केवल निदान में भी आपको पता है आपके शरीर के ऊपर आने वाले सभी बाल एक जैसे नहीं है। जैसे हमने त्रिदोष और केश परीक्षण अभी देखा, आप केवल स्काल्प को भी इस 3 श्लोक में बाइफरगेट करेंगे, वयो रात्रिभुक्तानाम ते अंत मध्य और आदि का क्रमात्। तो केश भूमि परीक्षण में जो है सामने वाले बाल है वो वात बिलोंग करते हैं, मिडल वाले जो है वो पित्त से बिलोंग करते हैं, और केश भूमि में ये जो बैक का पोर्शन है वो कफज बिलोंगिंग होता है। इसलिए जिनके यहाँ के बाल ज़्यादा गिरते हैं उनका वातज खालित्य ज़्यादा होता है, जो सेंट्रली बाल जिनके जाते हैं उनको पित्तज खालित्य है, और पीछे के बाल जिनको चले जाते हैं उनको कफज खालित्य है। तो उसके आधार पर आप औषधियाँ भी तय करेंगे, वातग्न और केश औषधि, पित्तग्न और केश औषधि, कफग्न और केश औषधि, तो आपको रिजल्ट और अच्छा आएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइस का वीडियो हम देख रहे हैं, अपने ही लैब में खींचे हुए ये वीडियोस हैं। आपको लगेगा कि वो जियोग्राफिक चैनल वगैरह शुरू हो गया है क्या, लेकिन जियोग्राफिक चैनल्स को बेच सकते हैं। इतने ब्यूटीफुल वीडियोस अभी हमारे पास हैं कि एक लाउस, एक नीट पैदा कैसे होती है, उसका आहार क्या होता है, वो किस प्रकार से भक्षण करती है, वो शादी किस प्रकार से करती हैं, ओके, उसको बच्चे कितने होते हैं, कितने दिन में होते हैं, उसके मामा दादा चाचा नाना नानी कैसे रहते हैं। प्रकृति विघात करना मतलब सभी कृमियों को एक साथ निकालना। ये ग्रंथोक्त चिकित्सा ऐसे क्यों प्रकृति विघात के नाम पे दी है, ये सब जो है इसका परीक्षण उसमें देखने को मिलता है। आजकल क्या हो गया है कि इनमें भी अडॉप्टेशन हुआ है। हमने वो पहले बंदर वाली कथा सुनी थी ना, एक टोपी वाला था और वो जिस रोड से जाता है एक पेड़ के नीचे वो दोपहर को सोता है, तो सभी बंदर आके उसकी टोपियाँ निकाल के उस पेड़ के ऊपर जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि वो जब उठता है जागता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसकी बैग में कोई टोपी थी ही नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, एक पत्थर उठाता है मारता है, वो भी ऊपर से एक आम्र का फल तोड़ते हैं, सब बंदर उसको मारते हैं। फिर वो एक लकड़ी निकालता है मारता है, तो जो भी जितने भी बंदर है वो भी एक पेड़ का एक छोटा सा लकड़ी निकालते हैं, इसको मारते हैं। 2-4 बार ऐसे गिव एंड टेक होता है, तो बाद में वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कैप निकालता है, नीचे डाल देता है। तो सभी ये क्या होता है कि बंदर भी अपने अपनी कैप नीचे डालते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्जन क्या हो गया, उसके जो पोता था दुर्भाग्य से उसी रोड से जा रहा था, 20-30 साल बीच में हुए होंगे, और वो उसी पेड़ के नीचे सोया। उसको जब वो दोपहर को उठा तो पता चला कि उसकी सभी जो कैप है वो गायब है, बंदर लेके चले गए हैं। उसको उसके दादा की कथा याद में आती है, वो थोड़ा एक्टिंग करने का सोचता है, तो वो एक पत्थर उठाता है मारता है, वो भी आम्र को फल तोड़ते हैं मारते हैं, ये एक काठी लेता है मारता है, वो भी अलग अलग काठी निकालते हैं मारते हैं। फिर ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट एक्शन करके अपनी कैप निकालता है नीचे डालता है, तभी ऊपर बैठा हुआ एक छोटा सा पिटुकला जो बंदर का होता है वो नीचे आ जाता है, वो भी टोपी लेके जाता है और बोलता है कि आपको क्या लगा कि हमें दादा दादी नहीं थे। तो सभी कृमियों का इस प्रकार हो गया है, सभी वायरस का भी इस प्रकार हो गया है, सभी बैक्टीरिया का इस प्रकार हो गया है। इतना ही नहीं, वो कछुआ छाप की अगरबत्ती आप देखते हैं ना, तो वो उसके ऊपर जाके वो मच्छर बैठता है, वो बोलता है कि अभी तेरे वाला नहीं चलेगा, कुछ तो एडवांस लेके आ। उनमें एडॉप्टेशन हो रहा है। हमें लगता है कि केवल हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, नहीं, जिसको भी आयु है वो आयुर्वेद पढ़ रहा है, अपने माता पिता से पढ़ रहा है, सहज प्रज्ञा से पढ़ रहा है। तो आयुर्वेद सबका है, वो भी ढूंढता है ये मालकिन बहुत अच्छे है, 15-15 दिन बाल ही नहीं धोती है, हाँ, वो उसका घर दुखता है। उस हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम, उसके लिए हितकर क्या है ऐसा घर वो ढूंढते हैं। उसके लिए हितकर क्या है, उसके लिए अहितकर क्या है, तो वो भी बहुत चालाक है, पहुँचे हुए हैं, और वो ढूंढते हैं कि हमारा आयु बचाने के लिए हमने कौन से घर में प्रवेश करना चाहिए। तो जो मिथ्या आहार करेगा, जो मिथ्या विहार करेगा, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, लाउस, नीट, इन सब का फेवरेट प्लेस होता है घूमने के लिए। ओके, नेक्स्ट।
तो इस प्रकार से आप अलग अलग कंसेप्ट्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे शरीर के जो बाल है वो भी एक जैसे नहीं है। इतना ही नहीं, एक बाल में भी आप पंच महाभूत का सिद्धांत लगाएंगे तो जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश इंटरनल टू एक्सटर्नल हमारे शरीर में इस प्रकार से बैठे हैं कि एक हेयर शाफ्ट में भी आप देखेंगे रूट, शाफ्ट और टिप। तो पेशेंट अलग अलग प्रकार के आते हैं। जब उनका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि रूट 80% डैमेज है, शाफ्ट 60% डैमेज है, टिप 20% डैमेज है। तो बताइए इसका डिसीज फ्लो कहाँ से कहाँ हो गया? रूट से टिप की तरफ। और अगर टिप 80% डैमेज है, शाफ्ट 60% डैमेज है और रूट 20% डैमेज है तो फ्लो कैसे हो गया? टिप टू रूट की तरफ। तो जब आभ्यंतर हेतु होते हैं तो रूट टू टिप डिसीज ट्रैवल बढ़ता है। जब एक्सटर्नल हेतु होते हैं तो टिप टू रूट डिसीज ट्रैवल बढ़ता है। मतलब जो बिना हेलमेट जा रहे हैं, पुरोवात ले रहे हैं, सनलाइट में ज़्यादा बैठ रहे हैं, फैन के नीचे सो रहे हैं, इनके तो सभी हेतु एक्सटर्नल हैं। तो कभी कभी हमें इंटरनल हेतु ज़्यादा मिलता है, कभी कभी हमें एक्सटर्नल हेतु ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको चिकित्सा उस प्रकार से तय करनी है कि आपको पृथ्वी महाभूत से आकाश की तरफ जाना है या आकाश से पृथ्वी महाभूत की तरफ आना है। पृथ्वी से आकाश की तरफ जाना है तो आप कोकोनट ऑयल जैसे ऑयल यूज करो कि जो रूट, शाफ्ट और टिप को सिस्टमैटिकली डेवलप करते हैं। और आकाश से पृथ्वी की तरफ आना है तो आप वटजटादि जैसे वृक्ष से बने हुए वटजटादि तेल यूज करो कि जो एक्सटर्नल टू इंटरनल काम करते हैं। इसका गामित्व ही आकाश से पृथ्वी की तरफ है। तो केवल गामित्व का विचार करके भी आप द्रव्य का सिलेक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से देखो हमारे पूरे शरीर के बाल भी एक जैसे नहीं है। अब हमने केश और त्रिदोष संबंध देखा, हमने केश और पंचमहाभूत संबंध देखा, केश और सप्त धातु का संबंध देखो। हमारे पूरे शरीर में जो बाल आते हैं वो रोम, लोम, छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो रस महाभूत के प्रदान होते हैं। जो बाल खींचने के बाद वहाँ पे ब्लड थोड़ा निकलता है वो रक्त धातु के प्रदान होते हैं। जो बाल मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से चलते हैं वो मांस धातु के प्रदान है। जहाँ पे बाल ही कम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्फिक्स, स्तन और उदर, ये जो मेद के स्थान है वहाँ पे बाल हमेशा कम होते हैं, वो मेद के बाल होते हैं। जो अस्थि के बाल होते हैं डोमिनेटिंग, वो अस्थि स्थान पे ज़्यादा आते हैं। जो मज्जा के बाल होते हैं, मज्जा नेत्रांग गौरवम, वो भ्रू प्रदेशी, पक्ष्म प्रदेशी आ जाते हैं। जो पक्ष्मशात, पक्ष्मकोप, ऐसी व्याधियों में हमें मज्जा गामित्व औषधियाँ ढूंढनी पड़ती है। और जो श्मश्रु, मुस्टैच, कक्षा, जंगा प्रदेशी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिनोट करने वाले जो भी बाल होते हैं वो शुक्र धातु के बाल होते हैं, शुक्र डोमिनेटिंग होते हैं। तो हर एक चैनल अलग अलग दिया है ट्रीटमेंट के लिए। मेरी रशिया में फर्स्ट विजिट थी, उस समय एक पेशेंट उन्होंने निकाल के रखे थे, राइट फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण वो फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी थी। केवल लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब उस पेशेंट की बची हुई थी और पेशेंट को ये एडवाइस दिया गया था कि आपके अंदर के माइक्रोविलाई सीलिया ट्यूब के अंदर के अच्छे नहीं है, तो जब तक वो डेवलप नहीं होंगे आप नेक्स्ट चांस मत ले लो, अदरवाइज ओवम आगे नहीं जाएगा। ओवम आगे नहीं गया तो फिर स्पर्म यहाँ आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाएगा, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी और ये भी ट्यूब निकालनी पड़ी तो आप फिर कभी फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि क्या करें। तो उनको किसी ने तो बताया कि एक पुणे से बहुत बड़े वैद्य आ रहे हैं, वहाँ पे तो बोलने का प्रघात ऐसे होता है। तो हम वहाँ पे जा रहे थे तो हमें वो केस दिखाए गए। तो हमें पहले बताया था, पूछा था कि आप गायनेकोलॉजी के केस देखते हैं, तो मैंने हाँ कहा था। तो उन्होंने मेरे लिए वो केस अरेंज करवाई थी, पेशेंट वगैरह देखा, केस पूरा देखा, उनको सभी औषधियाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से उपाय योजना की। और 4 महीने बाद जब मैं फिर से नेक्स्ट विजिट के लिए गया था, आपको आश्चर्य लगेगा, प्रॉपर फंडस में एम्बेडेड एम्ब्रियो सोनोग्राफी में हमें मिला। तो जाहिर है कि चिकित्सा का विचार क्या किया, तो चिकित्सा का विचार ये किया था कि बाल ही तो बढ़ाने हैं, चाहे फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्यों ना हो। रसवह के जो बाल है वो रोम, लोम इस प्रकार से ग्रंथ में बताए गए हैं और उनका फंक्शन ही है ओवम को आगे ढकेलना है। तो रसवह स्रोतसगामी केश औषधियों का वहाँ पे प्रयोजन किया तो रिजल्ट मिल गया। मेडिसिन से ज़्यादा विचार लेके आप जाइए, ये विचार आपको ग्रंथ में अलग अलग औषधियाँ ढूंढने के लिए काम आएंगे।
तो वो मेरे लिए गायनेक की केस थी नहीं, वो मेरे लिए केस थी कॉस्मेट ट्राइको की। बाल ही तो बढ़ाने थे, चाहे फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्यों ना हो। आप इंटेस्टाइन से लेके सब जगह पे देखो, आपको माइक्रोविलाई सिलिया देखने को मिलेंगे। इसीलिए जब रस धातु के बाल, देखिए हमारी गलत फहमी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हम क्या कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया को शारीरिक रचना में ढूंढ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शारीरिक क्रिया के बुक का नाम क्या हुआ करता था पहले, बताइए? शारीरिक क्रिया का बुक का नाम क्या हुआ करता था? दोष धातु मल विज्ञान। बुक का नाम क्या हुआ करता था? दोष धातु मल विज्ञान। अब दोष धातु मल, ये शब्द, अग्नि जैसा शब्द, शक्ति जैसा शब्द, ये सभी क्रियात्मक शब्द है। आप इनको रचना में देख ही नहीं सकते, और हम वही गलती कर रहे हैं। हम सभी क्रियात्मक शब्दों को रचना में ढूंढते चले जा रहे हैं, और इसलिए फर्स्ट ईयर को जो हमें प्रैक्टिकल में अस्थि धातु हमारे सामने रखा गया, उस अस्थि को हम अलग तरीके से ले गए। ग्रंथ में धातुओं को उनके कार्य से पहचानना है, दोषों को भी उनके कार्य से पहचानना है, वात पित्त कफ को भी कार्य से पहचानना है। इतना ही नहीं, धातु को भी कार्य से, प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठम कर्मत कर्मास्मृतम। तो एक बाल को प्रीणन करने का कार्य रस धातु करता है, जिसके कारण सिल्की और शाइनी हेयर बनते हैं। एक बाल, हम बोलते हैं ना बेजान बाल हो गए, उसमें कुछ जान ही नहीं है, पेशेंट आके कंप्लेन करता है, तो उसको जो है वो रक्त धातु का क्षय हो गया है, जीवन कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे विकृति मिल गई है। तो रस क्षय रहेगा तो आप शतावरी घनवटी दे दो, रक्त क्षय रहेगा तो आप ताप्यादि लोह दे दो। अगर पेशेंट बोल रहा है आके कि मेरा बाल गिरते नहीं है लेकिन हेयर का थिकनेस कम हो गया है, तो इसका लेपन कम हो गया है, मांस क्षय हो गया है, इसको आप जटा मांसी घनवटी दे दो। तो जो केश्य भी है मांसवर्धक भी है तो जटा मांसी घनवटी, केश्य और रक्तवर्धक है तो ताप्यादि लोह, केश्य और रसवर्धक कार्य करना है तो शतावरी घनवटी। केश्य और मेद धातु के ऊपर आपको कार्य करना है। अगर मेद ज़्यादा हो गया तो भी बाल गिरते हैं, मेद कम हो गया तो भी बाल गिरते हैं। 5 मिनट, हाँ ओके। जिनको जब इनको भूख लगे तब उठेंगे। भूख लग गई आपको? ओके, वेरी नाइस। तो थोड़ा और क्षुधा बढ़ाते हैं। हाँ, 3 धातुओं को कंप्लीट करते हैं और फिर खाना खाने जाते हैं। हाँ, कोई भी न्याय बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। तो मेद धातु के ऊपर अगर आपको कार्य करना है तो स्नेहन कार्य करना है, तो आपको औषधियाँ इस प्रकार से देनी है कि जो केश्य है और मेदोवर्धक है। अस्थि और केश का तो रिलेशन आप जानते हैं, केश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अस्थि। तो धारण करना, केश को काला घना लंबा बनाना, यह अस्थि धातु का कार्य है, धारण करने का कार्य उसका है। तो आप वहाँ पे लाक्षादि गुगुल दे सकते हैं जो केश्य भी है और धारण करने वाला है। उसी प्रकार से मज्जा के ऊपर जाने वाला है, बालों को अंदर से पोषण की जरूरत है, तो आपको केश्य और मज्जावर्धक औषधियाँ देनी है। जो मेडुला का कंसेप्ट आप सीखे थे, अगर वहाँ पे मेडुला अपसेंट है या अच्छे से फुलफिल नहीं है तो आपको मज्जावर्धक और केश्य औषधियाँ देनी है। जैसे बादाम का तेल होता है, कोकोनट होता है, जो अस्थि के अंदर की मज्जा है और वो मज्जावर्धक भी है और केश्य भी है। तो मेध्यवटी आप दे सकते हैं, ब्राह्मीवटी दे सकते हैं, शंखपुष्पी सिरप दे सकते हैं कि जो मज्जावर्धक भी है और केश्य भी है। और उसी प्रकार से शुक्र का कार्य गर्भोत्पादन करना, ये हमने सीखा है। लेकिन शुक्र का कार्य केवल गर्भोत्पादन करना नहीं है, बाल बच्चे पैदा करना है। तो बाल पैदा करना भी शुक्र का ही कार्य है। ओके, यहाँ का मीनिंग थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम ले ले तो बाल बच्चे पैदा करना भी शुक्र का कार्य है। और नया बाल की निर्मित भी करनी है शरीर में, तो भी शुक्र धातु की बहुत जरूरी है। इसलिए सुश्रुत जी व्रण अध्याय में ब्रह्मचर्य पालन का महत्व बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो व्रण भी बहुत जल्दी रोपण हो जाएगा, बाल भी अच्छी तरीके से वहाँ पे आ जाएंगे, रोम संजनन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, इसके हिसाब से आप कोई भी शुक्र अश्वगंधा घनवटी है या फिर आप वृक्ष योग है, वृक्षवटी है, इस प्रकार से वृक्ष और केशवर्धक औषधि देंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे।
तो जब आपके सामने अभी पेशेंट आएंगे तो उनको त्रिदोष और केश परीक्षण से एंगल से देखना शुरू करो। इसको वातज खा लेते हैं, पित्तज खा लेते हैं या कफज खा लेते हैं, या फिर धातुओं का रिलेशन उसके साथ क्या है, रसक्षय जन्य खा लेते हैं, रक्तक्षय जन्य खा लेते हैं, मांसक्षय, मेदक्षय, मज्जाक्षय या अस्थिक्षय जन्य या शुक्रक्षय जन्य खा लेते हैं। इस प्रकार से निदान करो और आयुर्वेदिक चिकित्सा करो। हमेशा ध्यान में रखो, आयुर्वेदिक निदान, आयुर्वेदिक चिकित्सा, और एलोपैथिक निदान, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।